अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज की सुबह का आगाज़ भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र मुबारक से करते हैं और आज एक हदीस मुबारक से आगाज़ हो जाए। और एक हदीस ऐसी, वैसे तो ज़ाहिर है हर हदीस जब आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर बड़े सबक होते हैं। कोई हदीस ऐसी होती है जो आपके दिल को ढारस देती है, कोई ऐसी हदीस होती है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है, कोई सोचने पर मजबूर करती है कि हम क्या कर रहे हैं। और कुछ बड़ी जामे होती हैं जिसमें हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी जाती है। बिल्कुल। तो ज़ाहिर है जब हम अहादीस को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि किस तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी ज़िंदगी के एक एक रुख के हवाले से हमें रहनुमाई दे दी है। अब ये जो हदीस मैंने पढ़ी, ये तिरमिज़ी में हदीस थी और इसमें यह हदीस में लिखा था कि जो शख्स मेरी सुन्नत को ज़िंदा करता है वो शख्स मुझसे मोहब्बत करता है। ज़ाहिर है इज़हार तो फिर आपका पूरी हदीस जो थी वो ये थी कि जो शख्स मेरी सुन्नत को ज़िंदा करता है वो गोया मुझसे मोहब्बत करता है और जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरे साथ जन्नत में होगा। अब इसमें दो चीज़ें आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। 2-3 पॉइंट्स हैं। आप इस पे क्या अपना जो है वो आपने इससे क्या सबक लिया? एक तो उन्होंने पैमाना बता दिया है, मोहब्बत का पैमाना बता दिया है। और यही आप अपनी ज़िंदगी में भी देखें तो यही होता है कि जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो हम चाहते हैं वो हमें बेस्ट पॉसिबल उसमें देखे, हमारे अवतार में देखे, हम उसको अच्छे लगें, हम उसके लिए बेहतर बनने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम उससे अप्रूवल की डिमांड कर रहे होते हैं, हमें अप्रूवल चाहिए होता है कि भाई वो हमारे बारे में अच्छा सोचे। तो ज़ाहिर है जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की बात आती है तो फिर हम सब की ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि हमें वो अप्रूव करें, वो हमारे कॉन्डक्ट को अप्रूव करें और वो ये कहें कि हाँ भाई तुमने हक अदा किया है, मेरी उम्मत अदा करने की कोशिश की है। बिल्कुल। और तो एक तो ये अदा होगा, वो हक उनकी सुन्नत से ही अदा होगा, उन्हीं के तरीके से अदा होगा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्हीं के तरीके से अदा होगा। बिल्कुल। अच्छा, जब मोहब्बत आप किसी से करते हैं वैसे और किसी के तरीके से नहीं, तो एक और चीज़ भी इसमें पता चलती है कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, उसकी तरह जो वो काम कर रहा है वो बिल्कुल उसको फॉलो करने की बस बेसिकली कोशिश करते हैं। जो वो खाता है आप भी कहते हैं कि भाई मुझे भी ये चीज़ पसंद है, जिस तरह वो चलता है, उठता है, बैठता है, कोशिश आपकी होती है कि भाई मैं भी ज़रा इसी तरह खड़ा हो जाऊँ, इसी तरह मैं लगूँ या इस तरह मैं बनने की कोशिश करूँ। तो मोहब्बत के ये दो पैमाने तो मुझे इसमें से नज़र आए। सही। और फिर दूसरी चीज़ जो इस हदीस में उन्होंने दी वो फिर गारंटी दे दी ना, हाँ बस कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करोगे, मेरे तरीके पर चलोगे, मेरी बात मानोगे, ज़ाहिर है जो अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया हमें वो चीज़ें उन्होंने सिखाई, तो वो बातें अगर मानोगे, उन पर अमल करोगे, यहाँ वहाँ नहीं हो जाओगे, उन बातों पर अमल करोगे जो मैंने तुम्हें दी हैं, तो फिर तुम मुझसे मोहब्बत करने वाले बन जाओगे। और अगर तुम मुझसे मोहब्बत करोगे तो तुम मेरे साथ जन्नत में होगे। तो अल्लाह ताला हम सबको उनसे मोहब्बत करने वाला, उनकी सही सीरत और सुन्नत पे अमल करने वाला और उनके साथ जन्नत में जगह दे। आमीन। बहुत अहम एक हदीस थी, बहुत छोटी सी ये हदीस थी, लेकिन इसका जो मतन है, जो मैसेज है वो बड़ा क्लियर और बड़ा खूबसूरत है। बिल्कुल। अब आपको लेकर चलते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं 60 सेकेंड्स में क्या हो रहा है। हुकूमत का दिसंबर में PIA की निजकारी करने का फैसला। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 4 रुपये 45 पैसे फे यूनिट तक महंगी कर दी। इब्तिदाई हल्का बंदियों की रिपोर्ट जारी। कराची की कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें बढ़ गईं। पंजाब में आशोब चश्म वबा की शक्ल इख्तियार कर गया। एक दिन में 13,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। एशियन गेम्स स्क्वाश, पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। PCB का नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान, खिलाड़ियों के मुआवजे में 202% तक इजाफा। अमेरिका ने इसराइल को वीज़ा फ्री ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया। अमेरिकी अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को धोखाधड़ी में मुलव्वस करार दे दिया। इराक में शादी की तकरीब में आतिशबाजी, 113 अफराद जाँ बहक, 150 से ज़ायद जख्मी। आलमी दबाव काम कर गया। भारत खालिसा रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल केस में तावन पर आमादा। जी, तो आपने देखी 60 सेकंड्स में बड़ा कुछ हो रहा है भाई दुनिया में, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है और जाहिर है दुनिया में जो कुछ होता है वो बहुत कुछ उसके पीछे बड़ा बैकग्राउंड भी होता है और उसकी बड़ी इम्प्लिकेशंस भी होती हैं। तो अब हमें ये देखना है कि उसका असर हम पे क्या होता है। जैसे कि वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। फिर आखिर में ये बात रह जाती है जिस पर के ईमान रखना है ना। चीज़ के होने से पहले परेशानी बहुत ज़्यादा बनती है क्योंकि आपको पता नहीं कि क्या होने वाला है, और जब हो जाए तो फिर अल्लाह पे तवक्कुल बनता है क्योंकि ज़ाहिर है उसी ने आपको मुश्किल मुसीबतों से निकालना है। तो भारत
भारत पे नजरें मरकूज हैं। भारत पे नजरें क्यों मरकूज हैं? क्योंकि वर्ल्ड कप का सारा सिलसिला जो है वो चल रहा है वहाँ पर, पूरी दुनिया की नजरें मरकूज हैं भारत पे, और टीम पहुंच गई है वहाँ पर। और मुझे यकीन है, क्या मुझे यकीन है कि भारत ऐसे मौके दुनिया को फराहम करेगा जिससे दुनिया हैरान, परेशान, शशदर रह जाएगी कि ये भारत को हुआ क्या है। इससे पहले मौके फराहम नहीं किए भारत ने? करता रहा है, लेकिन अब तो ज्यादा। एशिया कप में तो खुल के ऐसे मौके फराहम किए भारत ने। हाँ, लेकिन बस वही बात है कि वो एशिया कप था शायद, अब क्योंकि वर्ल्ड कप है, दुनिया की सारी ही तवज्जो और हर चीज, खिलाड़ी सब मुल्कों के बड़े बड़े ममालिक के वहाँ पर हैं, तो भारत की हरकतें ऐसी जरूर होंगी कि जिसपे दुनिया को पाकिस्तान के हवाले से भी और अदरवाइज भी तशवीश का जो है इजहार करने का मौका मिलेगा। 7 साल के बाद पाकिस्तानी टीम वहाँ पर पहुंची है और बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। कुछ फुटेज चला दो मेरे दोस्तों, ज़रा लोग देख लें कैसा इस्तकबाल बताओ। बिल्कुल, और बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तानी टीम वहाँ पर पहुंची है और बड़े सिक्योरिटी का इंतज़ाम था, बड़े उनको जो है वो चादरें वगैरह जो नहीं होती वो दी गई हैं भारत की तरफ से। और जब ये टीम वहाँ पर पहुँची है तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भारतीय फैंस की तरफ से जो इस्तकबाल किया है उसके मुताबिक बड़े सोशल मीडिया पर बड़े तबसरे उन्होंने किए। और शाहीन शाह अफरीदी, उन्होंने हैदराबाद जब वो पहुँचे, हैदराबाद दक्कन, तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे उन्होंने हैदराबाद भारत की जो पिन लोकेशन होती है वो डालते हुए लिखा कि अब तक बहुत ही शानदार इस्तकबाल किया गया है। तो शाहीन साहब इज़ हैप्पी। और फिर उसके बाद मुख्तलिफ लोगों ने उसके ऊपर तबसरे किए और उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी बड़ी ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तानियों को वहाँ पर अच्छा ट्रीट किया जा रहा है, अभी भी अच्छा इस्तकबाल हुआ है। अच्छा, फिर रिजवान ने अपने पैगाम में लिखा कि यहाँ के लोगों की जानिब से हैरत अंगेज़ इस्तकबाल किया गया है, हर चीज़ बहुत ही शाइस्ता थी, बड़ी ज़बरदस्त थी। और उन्होंने ये भी लिखा कि अब अगले 1.5 माह पर नजरें हैं, अगले असल गेम तो अगले 1.5 माह का है। बिल्कुल। अच्छा, आपको पता है पेशावर में एक वक्त में जब बहुत ज़्यादा अच्छे हालात हुआ करते थे तो ये मैचेस होते थे इंटरनेशनल पेशावर में भी, तो इंडियन टीम आई हुई थी एक दफ़ा पेशावर में खेलने, तो हम सारे, अच्छा मैंने वहाँ पे जाके, ज़ाहिर हम तो एक्साइटेड थे ही भाई, पाकिस्तान के खिलाड़ी, इंडियन खिलाड़ी सब गए हैं और पेशावर में बड़ा जो एक होटल है उसमें बैठे हैं कि भाई उनकी लॉबी में अक्सर नजर आते हैं आपको चलते फिरते। तो वहाँ पर जितने लोग थे, आप यकीन करें, ये जो इनको शानदार इस्तकबाल आवाम की तरफ से मिला ना वहाँ पर, तो ये मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी भारत में और भारतीय खिलाड़ी इंडिया में हैं बड़े मकबूल। सॉरी, भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान में हैं बड़े मकबूल, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे तो वो वाला मंजर याद है कि जिस तरह लोग, गौतम गंभीर आया हुआ था और ये सब आए हुए थे और बच्चे जा रहे हैं गौतम अंकल, गौतम अंकल। और उधर भी, क्योंकि वहाँ पर जब हमारी 1-2 खिलाड़ियों से बात हुई तो उधर भी हमें ये पता चला कि वहाँ पर भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बात हुई। अच्छा, पाकिस्तानियों से? हाँ, उन्होंने ये कहा, मतलब उन्होंने पर्सनली ज़ाती तौर पे मुझे, मैंने कहा जिस तरह का इस्तकबाल इधर इनको मिल रहा है इंडिया को, तो उधर आप लोगों को भी इस तरह मिलता है। वो कहते हैं इससे शायद बहुत ज़्यादा। कहते हैं भाई खिलाड़ियों की एक अलग लेवल ऑफ एप्रिसिएशन है दोनों ममालिक में और अपनी आपस की टीमों में ज़्यादा है। मतलब वो कहते हैं कि पाकिस्तानियों को देख के वो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। भारतीय एंकरों से आपके ताल्लुकात जो है? नहीं, कहाँ है? नहीं है? नहीं, अच्छा, चलो ठीक है। नहीं। अब हमारे ताल्लुकात अगर होंगे तो भारतीय एंकरों से अच्छे ही होंगे। मतलब कोई अगर उल्टा सीधा को बात करेगा तो अलग बात है, लेकिन वैसे तो तमीज़ तहजीब का रिश्ता होता है। भारतीय इंजीनियर और पाकिस्तानी इंजीनियर जब मिलकर बैठेंगे तो इंजीनियरिंग की बात करेंगे, कॉमन पॉइंट आ जाता है ना, बेसिकली कॉमन इंटरेस्ट होता है। बिल्कुल। पाकिस्तानी सियासतदान और भारतीय सियासतदान जब मिलकर बैठते हैं, कॉमन इंटरेस्ट होता है उनका, फड्डा कर दो, आ जाओ भाई फड्डा करें, तो ये कॉमन इंटरेस्ट है। इमामुल हक ने अपने पैगाम में लिखा कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह खैरत से भारत में लैंड कर दिया है और उन्होंने सबसे दुआओं की दरख्वास्त की है कि हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इफ्तिखार अहमद जो है उन्होंने भी विक्ट्री का निशान बना के एक वीडियो शेयर की है और वो एयरपोर्ट पे बाहर जाते हुए विक्ट्री का निशान दिखा रहे हैं। तो ये है जी, और बड़ा ज़बरदस्त एक इस तरीके से मामला हो रहा है। अब कल जो है वो पाकिस्तानी टीम अपना पहला वार्म अप मैच खेलेगी और वो न्यूजीलैंड के साथ खेलेगी। अच्छा, एक बात बताएं आप, ये आपने कोई टीम बदल ली है अपनी? मतलब आप टीम क्यों बदलूंगा मैं? ऐसा लग रहा है खिलाड़ियों में, मतलब पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी रहूंगा क्यों? मैंने आप पाकिस्तानी ही टीम के साथ सपोर्टिव हैं, पाकिस्तानी टीम को आप चीयर करेंगे। आपने ये कोट पे ये जो लगाई हुई है ना चीज, अच्छा, ये तो नाज़रीन सबलिमिनल मैसेजिंग भी एक चीज होती है। ये मेरे कोट पे ये लगा हुआ, ये जरा पत्ता करीब से दिखा दो। चलो अगर करीब से दिखा जूम इन करें नाज़रीन को बताएं कि वैसे आज क्या पहना है। ये पत्ता जो है ये मैंने लगाया हुआ है, ये एक पत्ता, इस पत्ते का जो है मामला ये है कि ये मुझे तो अच्छा लगा तो मैंने ख़रीद लिया ये पत्ता, ठीक है ना। और ये पत्ता बेसिकली
न्यूजीलैंड की क्रिकेट National, बोर्ड का जो है हाँ। वो एक एम्बलम है, तो बिल्कुल। अब मुझे खरीदते हुए अंदाजा नहीं था, हाँ, लगाते हुए भी आपने अंदाजा नहीं बड़ा होगा। याद दिला दिया है। बड़ा आप तो क्रिकेट फॉलो कर रही हैं, इसका मतलब है लोगों को भी फॉलो करना शुरू कर लोगों दिया। को फॉलो करना शुरू करना चाहिए, बिल्कुल। और बस क्रिकेट है ही ऐसी चीज कि भाई आप किसी वक्त उस पर लग जाए तो बस फिर वो लत है, लग लग जाती ही है। जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल। तो नहीं पाकिस्तान के साथ हूँ मैं। अच्छा, पाकिस्तान, लेकिन न्यूजीलैंड की हाँ। टीम भी अच्छी है भाई, ऐसा अच्छी बात है कि पिछली दफा फाइनल में तो वो बेचारे बस बैड लक से हार गए, हाँ, इंग्लैंड जीत बिल्कुल। गया, लेकिन क्या कमाल फाइनल था भाई लास्ट टाइम का, बड़ा जबरदस्त। चले खैर, क्या उसके ऊपर अब हम बात करें, क्रिकेट वालों को याद है, दुनिया को। अच्छा, अब 6 अक्टूबर को पहला मैच खेलेगी पाकिस्तान की टीम नेदरलैंड से, ठीक है, तो ये है, तो उस दिन मैं ना नेदरलैंड का नहीं लगा के आ जाऊंगा, ओके, ठीक है। अच्छा, ये जो सिक्योरिटी का मामला था वो बड़ा ज़्यादा था, क्योंकि पापराजी फोटोग्राफर जो थे वो बहुत ज़्यादा पहुंचे हुए थे बाबर आजम को देखने के लिए। हाँ, और बाबर भाई बड़े नारे वारे लगे हैं भाई, बाबर भाई के तो बड़े नारे गूंजे भाई वहाँ पे। भारतीयों की शामत आई, बाबर भाई, ये नारा बनाया अभी भी मैंने। अच्छा। मतलब बॉलरों की शामत आई, यूं कर दो। हाँ, भारतीय तो बहुत अच्छे बॉलर भी हैं बहुत, लेकिन बॉलरों की शामत आई, बाबर भाई इस तरीके से कर सकते हैं। और तो ये खैर सूरत हाल रही है वहाँ पर, और 6 तारीख को पहला मैच होगा। अच्छा, एक चीज़ हुई वहाँ पर, हमारे एक फ़ैन है चाचा बशीर, वो भी पहुंचे हुए थे, और चाचा बशीर जो है वो बड़ा झंडा वंडा लहरा रहे थे वहाँ पर, और बड़ा शोर शराबा कर रहे थे। ज़ाहिर है जो एक फ़ैन करता है, नारे लगाना, ये सारी चीज़ें कर रहे थे। तो उनके हवाले से ये खबर आई है कि जी वहाँ पर उनसे वो झंडा, पहले तो उनको थोड़ा रोका और उन्होंने वो झंडा फिर ले लिया शायद पाकिस्तान का जी। अब ये पता नहीं क्या हुआ, ये गड़बड़ देखें, इस तरह ना करें। अभी तो ये तो झंडे तो बहुत लगने हैं भाई, झंडे तो बहुत लगने हैं, अभी तो मैच होने हैं, पाकिस्तानी बहुत सारे जाएंगे, तो झंडे तो लहराएंगे तो फिर मज़े उड़ाएंगे, तो मज़े उड़ाएंगे तो हो सकता है किसी को जलाएंगे, तो जलाएंगे तो फिर क्या आप हमेशा ऐसा कर पाएंगे? ना, ये ना करो, बुरी बात है। ऐसा ही खेलो, एंजॉय करो, एंजॉयमेंट जरूरी है बिल्कुल। भाई। देखें, कोई एक टीम को सपोर्ट करेगा, कोई दूसरी टीम को सपोर्ट हाँ, करेगा, और क्या? यही ऐसे तो थोड़ी है उसकी कि सारी strength है, यही तो सारी मजा है दुनिया उसका। आपकी टीम को सपोर्ट करेगी सर, ऐसे नहीं होता। लेकिन अच्छा, बहरहाल ये तो थी क्रिकेट वर्ल्ड कप की कहानियां सारी, और हमने आपको सुनाई, खबरें बताई आपको। अब एक और खबर आपको दे देते हैं कि रूस के साथ भी पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। रूस को भी क्रिकेट खिलाओ, उसको भी क्रिकेट भी खेलो तुम। हाँ, क्यों नहीं है वैसे नहीं खेलता भाई, होना चाहिए। रशियन भी एक टीम होनी रशिया के चाहिए। ऊपर कभी बरतानवी तसल्लुत नहीं रहा, हाँ, ये भी इसीलिए बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब हुआ क्या है कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान होने वाले जो मुआहदे हैं उनके तहत पहले रूसी तेल जो है वो पाकिस्तान पहुंच गया था, और अब रूस की जानिब से भेजी गई LPG की भी पहली शिपमेंट जो है वो भी पाकिस्तान पहुंच गई है। रूसी सफारत खाने ने एक्स पर अपनी पोस्ट में ये खबर दी है, और रूसी सफारत खाने के मुताबिक 1 लाख मेट्रिक टन LPG ईरान के रास्ते पाकिस्तान पहुंची है, जबकि दूसरी शिपमेंट के मुतालिक मुशावरत जारी है। ताहम ये नहीं बताया जा सकता कि इस शिपमेंट में ईरान का क्या किरदार था, और ना ही ये बताया गया है सड़क का किरदार था, कॉरिडोर का किरदार था, ईरान की परमिशन थी कि भाई ये सारे वहां से गुजरे। और LPG किस कीमत पर पाकिस्तान ने खरीदी ये भी जो है अभी ये नहीं बताया गया कि किस कीमत पर खरीदी, लेकिन ये है कि रूस के साथ ये तेल और गैस के जो मुआहदे हैं इनकी अच्छी खासी एक डिस्काउंट वाली कीमत हमें मिलनी थी। बाद में फिर वो आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई तो हमें उसका कोई खास फायदा हो ना सका। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने भी सिर्फ ये बताया है कि इसकी अदायगी चीनी करेंसी में की गई है। तो यहाँ पर ये जो गौर तलब बात है वो ये है कि डॉलर नहीं इस्तेमाल हुआ। चलो कोई बात नहीं, मैं क्रिकेट की बातें कर रहा हूँ, आप इधर उधर रशिया, LPG गैस वैस, पता नहीं कहाँ निकल गया। आ गई हैं सर्दियाँ, हाँ, और पंखे हो गए हैं स्लो, ठीक है, पंखे सुस्त हो गए हैं, AC शायद बंद हो गए हैं बहुत सारी जगहों पे। हाँ, बंद हो गए, बिल्कुल तो बंद हो गए भाई, बिल्कुल। इसलिए जो है वो आपको गैस की खुशखबरियां देना जरूरी है, अदरवाइज तो पता नहीं है लोगों को कि गैस इस साल होगी या नहीं होगी। मैं आपको एक खुशी की खबर में रहने का तरीका बताता हूँ, वो भी क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। अच्छा। नाखुश तरीन ममालिक में पाकिस्तान का 30वां नंबर है भाई, नाखुश तरीन ममालिक। हम तो बड़े हैप्पी इंडेक्स में फॉलो करते थे। और साबिक कप्तान जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के वसीम अकरम, उनकी अहलिया शनीरा अकरम, उन्होंने वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स के ये आदाद शुमार अपने सोशल अकाउंट जो है इंस्टाग्राम वगैरह उस पर शेयर किया। उसमें उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको बताती हूँ खुश कैसे रहना है, कैसे पाकिस्तानी कौम खुश रह सकती है, ये फार्मूला बता दिया। 30वें नंबर पर आप बैठे हुए हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी रैंकिंग मतलब लो होनी चाहिए ना, इसमें ऊपर वाली रैंकिंग अच्छी नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि भाई तरीक़ाकार ये है, अगर हम क्रिकेट मैचेस जीतना शुरू कर दें तो हम नाखुश तरीन ममालिक की फहरिस्त में 30 से 130 पे चले जाएंगे। बस क्रिकेट जीतो, ये है असल तरीका। तो पाकिस्तानी क्रिकेटरों, हमें खुश करो और हमारी रैंकिंग को
बेहतर नीचे बनाओ। ले जाओ, मतलब इसमें Happy बेहतर index बना में, दो बिल्कुल। इस इंडेक्स में कि बिल्कुल। हम ना खुश तरीन ममालिक में बस नीचे ही हो जाए। लेकिन वर्ल्ड कप जीत के आ जाओ, फिर देखो यहाँ पर क्या सा धमाल होगा। बस। लेकिन इतना धमाल भी ना करें, क्योंकि धमाल वाली खबरें हमारे यहाँ से आ नहीं रही हैं। वो क्या? तो एक अब बड़ी अजीब सी खबर एक अब सामने आई है, और वो ये है कि समंदर पार पाकिस्तानियों के मुतालिक की बात की गई है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो नाजरीन हमारे हैं, सेनेट में की कायमा कमेटी में एक ऐसा इंकशाफ सामने आया है जो बड़ा परेशान कुन है, और लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये सच है झूठ है, मिला जुला रुझान है, इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकती है ना। लेकिन ये है कि लोगों को समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। समंदर पार पाकिस्तानियों के महकमे के सेक्रेटरी जीशान खानजादा ने आदाद-ओ-शुमार पेश किए हैं कुछ, और इंकशाफ ये किया है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद भीख मांगने का काम करती है। अल्लाहु अकबर। और उन्होंने ये भी बताया है कि मुख्तलिफ ममालिक में भीख मांगने पर गिरफ्तार होने वाले अफराद में 90% का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से है। और इराकी और सऊदी सफ़ीरों का कहना यह है कि उनकी जेलें इस किस्म की गिरफ्तारियों की वजह से भरी पड़ी हैं। तो सऊदी अरब में तो हज के सीजन में आप देखें कैसा फ़कीरों का रश होता है, तो उसमें अपने भी होंगे बहुत सारे। हाँ, जो जाते हैं सीजन लगाते हैं ना भाई, सीजन होता है बिजनेस। लेकिन इतना पैसा दे के जो आप हज पे मांगने जाते हैं, तो उससे अच्छा नहीं है कि यहाँ कोई कारोबार तो भाई उससे भाई बेहतरीन आमदनी हो जाती है ना उनकी वहाँ पर, चूंकि उस वक्त ज़्यादा लोगों में देने का रुझान होता है, सीजन होता है। तो वो कहते हैं भाई मैं अगर लाख रुपए लगा रहा हूँ या 10 लाख रुपए लगा रहा हूँ तो मैं उससे कहीं गुना ज़्यादा कमा लूंगा। हाँ, अच्छा, अब जीशान खानजादा साहब ने ये अफसोसनाक इंकशाफ भी किया है कि हरम में पकड़े जाने वाले जो जेब कुतरे हैं वो भी जेब कतरे हाँ जबर से होता है ये, ओके, जेब कतरे जो हैं वो उनमें भी बहुत सारे पाकिस्तानी निकले हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि बहुत से पाकिस्तानी उम्रा का वीज़ा सिर्फ वहाँ भीख मांगने के लिए लेते हैं, जस्ट लाइक अवैस है। अब उम्रा का वीज़ा जो है वो तो आपको 45,000 रुपये में मिल जाता है। आपने सस्ता वाला टिकट पकड़ा एक, ठीक है, लाख 1.5 लाख रुपए का, और इस तरीके से कुछ आपने 2-3 लाख रुपए खर्च करके वहाँ पहुँच गए। अब आपने कहा भाई अब मुझे इस 15 दिन में जो मेरे पास हैं कमाना है, उसमें कमाना है। और आप सस्ता तरीन पैकेज ले लेना भाई, 1.5-2 लाख रुपए में आपको सस्ता पैकेज कोई भी मिल गया, आप पहुंच गए वहां पर, वहां जाके आपने कमाने के लिए ये धंधा शुरू किया। और है उन लोगों पर, खुदा की कसम, और कुछ नहीं कह सकता हूं मैं, भीख मांगना वैसे ही इंसान निचले तरीन दर्जे पर पहुंचता है जब वो किसी के आगे हाथ फैलाता है। फिर आपने उसको कारोबार बना लिया है, फिर उसके बाद आप जा रहे हैं अल्लाह के घर में, मस्जिद में, जहाँ पर हाथ फैलाने की सख्ती से ममानियत है कि वहाँ पर इस तरह के सवाल ना करो, और आप वहाँ जाकर ये कर रहे हैं। और वो भी कहाँ, वो मस्जिद जो दुनिया की सबसे बेहतरीन मस्जिद है, जो अल्लाह का घर है, उधर जाकर आप ये हरकतें कर रहे हैं, उस मुकद्दस शहर में ये हरकतें कर रहे हैं। अपने आप को तो बदनाम करते करें, मुझे उससे कोई मसला नहीं है, वो तो करते रहे अपने लिए, जो मुल्क को ना करें। हाँ, मुल्क को भी कर रहे हैं बदनाम, मतलब आपको अपने लिए जो करना है, भला करना है, बुरा करना है, करते रहे, मुल्क को क्यों बदनाम कर रहे हैं। लेकिन बस वही मसला ये है कि यहाँ पर खन्नास भरा हुआ है, तो बस भरा हुआ है। और 1 मिनट मैं अभी थोड़ा सा जो है ना वो, अगर मैं जान की अमान पाऊँ तो मैं ही कह रहा हूँ कि चलो लोग तो मांगने जा रहे हैं, हमारे हुक्मरान कहाँ नहीं जाते मांगने के लिए। अभी क्या खुलकर बोलूं, हाँ, अभी भी मतलब एक बातें करवा लो बस ऐसे ही। बस हम हम तो खुद कहते हैं कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, ऐसा ये मैंने तो नहीं कहा, ये तो हमारे वजीर आजम साहब ने कहा, ऐसा ही है। फिर किसी को बुरा लगेगा कि ये आपने क्या बात कर दी। वो खुद कहते रहे, वजीर आजम होने के वक्त उन्होंने कहा था कि जी हम तो बेगर्स हैं, तो बस फिर जब ये होगा तो उसमें हमारी हरकतें भी ऐसी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी हरकतें कोई बड़ी अच्छी हैं, लेकिन वो मिसमैनेजमेंट ऊपर से हुई है ना, मैंने तो नहीं की बैठ के कोई मिसमैनेजमेंट। लेकिन वही बात है कि वैसे सारी दुनिया की ममालिक जो हैं वो कर्जे तो लेती हैं, कर्जों में डूबी हुई हैं, लेकिन कर्जे खाती नहीं है ना लेकर। हाँ, लेकिन वही कह रही हूँ कि हमारे यहाँ कॉन्फिडेंस की, खुद मुख्तार एक जहनियत की इतनी कमी है शदीद कि हमारे यहाँ वजीर आजम बैठ कर कह रहे हैं कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। कभी आपने सुना है कि किसी US के प्रेसिडेंट ने, या हालांकि उनकी क्या हाल है कर्जे से, ट्रिलियंस में उनका कर्जा है, को उन्होंने स्ट्रक्चर ही उसके ऊपर किया हुआ है। हाँ, मेरा अभी वजीर आजम साहब, हमारे जो काकर साहब हैं, वो मदीना मुनव्वरा में वहाँ पर गए हुए हैं, वो भी आजकल सऊदी अरब में। अच्छा, उनका भी टूर चल रहा है माशाल्लाह, मतलब UN से भाई टूर वो हो। और मैं आपको बताऊं जिस कमरे में लंदन में वो ठहरे हैं, हयात रेजेंसी नाजरीन, वहाँ का बड़ा मशहूर होटल है, और वो है द चर्चल नाम का, और पर नाइट 550 से 600 यूरो या पाउंड के हिसाब से उसका पर नाइट का कमरा है। बिल्कुल, गूगल है। और ये वो कमरा है जो आम लोग लेते हैं। मैं वैसे हमारे जैसे लोग ये कमरा ले तो नहीं सकते, लेकिन हमारे जैसे लोग आम कमरे में ठहरे, मतलब रॉयल स्वीट वुड में नहीं ठहरे। अच्छी बात है, ये कह रही हैं आप। नहीं, मैं तो ये बता रही हूँ कि इसके आम कमरे का रेट इतना है पर नाइट। तो जब ये गए हैं तो जाहिर है वो किसी और में ठहरे होंगे, प्रेसिडेंशियल स्वीट होगा। 600 रुपए वाले कमरे में ठहरे हैं वो।
और 500 यूरो का आप एक आम अंदाजे के मुताबिक आप लगा लें, 500 यूरो लगा लें, या चलो $500 का आप लगा लें, कितने हो गए? $100 आजकल 57-58 हजार रुपए के आसपास। $100 नहीं, $100 30,000 रुपए का तकरीबन 300 के हिसाब से लगा लो तो क्या हो गया मैथमेटिक्स नहीं स्कूल में? नहीं, मैं ये आपको बता रही हूँ कि $100 USD इंटू PKR अगर हम करें तो तकरीबन है, अब ये रेट नीचे आने के बाद 28,000 का 30,000 का लगा लो, 300 भी लगा लो तो 30,000 का बनता है $100। और अगर आप लगा लें $600 तो आपका है 1,73,000 रुपए, 1,73,000 रुपए। तो इतना तो वजीर आजम को करना चाहिए थोड़ा बहुत, क्या है वजीर आजम भाई ये भी ना अगर क्या इनको बाहर का रास्ता दिखाएं तो हो सकता है अपने पैसों से किया उन्होंने वो, ये तो एक्सप्लेनेशन आनी है और ये एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए भी। जिस पैसों से नहीं किया हो सकता, जिस हाल में मुल्क है, मतलब हमने तो इस मुल्क में ये भी देखा है ना कि एक कमर्शियल फ्लाइट पे भी वजीर आजम गया है। हाँ। हमने तो ये चीज देखी है, तो इसलिए हमें ये चीज ज्यादा पूरा PIA का जहाज, पूरा PIA का जहाज पूरा ही जाता है जहाज, आधे जहाज को तो लिखा जा नहीं सकते, ऐसे 2-3 सीटें नहीं जाती, मैंने चेक किया था एक दफा। मेरा मतलब ये कमर्शियल फ्लाइट में जाना चाहिए था। अच्छा हाँ ठीक है सही। इसीलिए तो PIA बैंकरप्ट हो गया, इसीलिए तो उसकी हालत खराब है। PIA के जितने मुलाजिमीन है नाज़रीन में यार एक आइडिया मैं आपको देता हूं, पता नहीं कितने 10-15% उनका टिकट है सालाना, एक आइडिया मैं आपको जब भी वो टिकट खरीदते हैं। जबरदस्त आइडिया है, पैसे कमाने का बेहतरीन आइडिया है, कमाल आइडिया है। माइकल जैक्सन को जानती हैं आप? माइकल अपना जी बिल्कुल, बड़ा जबरदस्त। अच्छा अब हुआ क्या है, 1983 में उसका एक कॉन्सर्ट हुआ माइकल का, तो माइकल ने अपना हैट जो था वो एक तरफ फेंक दिया और बस वो बिली जीन वगैरह जो गाना नहीं, बिली जीन वो गाना गा रहे थे। अब वो हैट नीलामी के लिए पेश किया गया है, कितने का बिका? 2,35,00,000 रुपए में एक शख्स ने वो खरीदा है। माइकल जैक्सन पाकिस्तान में पैदा नहीं हो सकता। बस माइकल से कोई इस तरह के बड़े बड़े लोगों से बातचीत करें, उनकी चीजें लें और फिर वो बेचे। नहीं भाई, लेकिन चीज खरीद के बेचने पे तो वैसे मुकदमे हैं इतने। मून वॉक का नहीं है उसका डांस, मून वॉक जो करता है उस पे भी उसने वही वाला हैट पहना हुआ था। कमाल बात कर रहा हूँ आपको। ये इस तरह चीज खरीदने पे तो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में हालिया अरसे में हमने देखा है कि बेचने पर बड़े बड़े मुकदमे बने हैं, तो इसलिए बेचना भी सही नहीं है अब नाजरीन। चलो कोई बात नहीं, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, फिर बातें करते हैं मजीद आपसे। वेलकम बैक जी। चाइना हैंगजू में हो रही हैं एशियन गेम्स और क्या ज़बरदस्त वहाँ पे इंतजामात हैं और क्या ज़बरदस्त वहाँ से वीडियोस आ रही हैं। पाकिस्तान की कारकर्दगी भी हॉकी की तो कम से कम अभी तक की जो है वो बड़ी ज़बरदस्त रही है। वॉलीबॉल की अच्छी रही, बिल्कुल ज़बरदस्त। पाकिस्तान जो है वो 2 मैचेस पाकिस्तान हॉकी के जीता है। पहला मैच जो था वो उनका श्रीलंका से, सिंगापुर से था, वो जीता, और फिर दूसरा मैच उनका बांग्लादेश से हुआ, वो जीता। पाकिस्तान के दस्ते की हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं और ज़बरदस्त वहाँ पर इनका भी इस्तिकबाल हुआ। क्या वहाँ पर एक फैसिलिटी, एक पूरी दुनिया कहा जाता है, पूरी दुनिया पहुंची है, एक जिसको आप कहते हैं ना, और उन्होंने एक छोटी सी दुनिया बनाई, छोटी सी दुनिया बना लो। बिल्कुल तो हमारे साथ में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। हाँ जी, भाई गेम्स अच्छी खेल रहे हैं, हालांकि जिन फैसिलिटीज से पाकिस्तान से ये लोग गए हैं तो उसके बाद तो उम्मीदें इनसे कोई खास लगाना अपनी परफॉर्म किया, अपनी कोताही है, लेकिन ये है कि जो कर रहे हैं परफॉर्मेंसेस वो बेहतरीन कर रहे हैं। हमारे साथ चाइना से मौजूद हैं शाहिद अफराज खान साहब, जो सहाफ़ी हैं और हमें ज़रा बताएंगे कि एशियन गेम्स जो है वहाँ पर हो कैसी रही हैं, ये कैसे इतने बड़े पैमाने पर चाइना ने इंतजाम किए। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताएं, अपडेट दें, क्या रहा है वहाँ पर एशियन गेम्स में और चाइना के इंतजाम इतना बड़ा क्या इंतजाम देख रहे हैं? हाउ इज द एनवायरनमेंट, लोगों के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए? सुना है रेस्टोरेंट वगैरह में भी मुफ्त खाने चल रहे हैं, क्या क्या हो रहा है सर बताएं। सबसे पहले आज के प्रोग्राम का हम एक खुशखबरी से शुरू करते हैं। पाकिस्तान ने अभी थोड़ी ही देर पहले पाकिस्तान हॉकी जो टीम है उसने उज्बेकिस्तान को 18-2 के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है और ये हमारी तीसरी मुसलसल फतह है हॉकी में। अरे और अब को हमारा मुकाबला इंडिया से होने जा रहा है। हमें इंडिया या जापान में से किसी एक को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंचना होगा। ये तो पहली खुशखबरी आ गई। अब थोड़ा सा अगर हम यहाँ की बात करें इस माहौल की, तो जबरदस्त। यहाँ 23 तारीख से मैं मौजूद हूँ हांगचो शहर में, यहाँ पर मेजबान शहर है इसका। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि छोटी सी दुनिया नहीं बल्कि तकरीबन 50,000 अफराद की बड़ी सी दुनिया जो है वो इस वक्त बस रही है यहाँ पर। और यहाँ पर जो इंतजामात है, पूरा शहर आप कह लें कि इस वक्त जो गेम्स हो रहे हैं इनके रंग में डूबा हुआ है। और तमाम इदारे, हुकूमत से लेकर जितने भी यहाँ के लोग हैं, शहरी हैं,
हर बंदा अपनी एक इनफरादी सतह पर, आप कहीं भी जाते हैं तो वो आपको बड़े खुशामदीद कहते हैं, अच्छा आप गेम्स के लिए आए हैं, किस मुल्क से आए हैं। पूरा शहर सजा हुआ है। ओलंपिक विलेज जो है, इसकी दुनिया जो है इस वक्त आप कह सकते हैं कि देखने के काबिल है। आप सभी ने देखी होगी जो इसकी ओपनिंग सेरेमनी थी, इंतहाई शानदार तकरीब थी। और उसके बाद गेम्स के जो इनेकाद किया गया है वो इंतहाई अच्छे माहौल में किया गया है। और ये चीज थोड़ी सी दिलचस्प होगी हमारे नाजरीन के लिए कि ये तीसरी मरतबा है चीन में जो है एशियन गेम्स मुनक्किद हो रहे हैं। 1990 में बीजिंग में हुए थे, फिर 2010 में जो ग्वांगझो में हुए थे, अब तीसरा जो ये शहर हांगझो यहाँ पर मुनक्किद हो रहे हैं। तो एक बहुत ही जबरदस्त एक माहौल है, जिसे कहते हैं खेल के साथ जो पुरजोश रद्द-ए-अमल होता है वो जुड़ना लाजमी है। वो हमें यहाँ भी देखने को मिलता है कि बहुत जोशो खरोश है, खिलाड़ी भी अपना हिस्सा ले रहे हैं। जो फैसिलिटीज की बात आपने की खाने की, तो यकीन मानिए कि यहाँ पर जो खाने हैं उनकी वैरायटी भी बहुत ज्यादा है। और चूंकि प्लेयर्स को मद्देनजर रखते हुए आपको मशरिक वस्ता का खाना भी मिलेगा, जो हमारी वस्त एशियाई रियासतें हैं उनके खाने भी मिलेंगे, साथ साथ हमारे जो जनूबी एशिया के खाने हैं वो भी मिलेंगे। और एक बहुत ही अच्छा माहौल है जिसमें न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि हम जैसे लोग जो कवरेज के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, हम भी। शायद भाई ये शिफा बता रही थी कि वहाँ मुफ्त खाने भी मिल रहे हैं। जी, मुफ्त खाने का थोड़ा सा ये है कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आमतौर पर जो खाना अगर आप बूफे से बाहर से आप खाते हैं किसी भी जगह से, तो पाकिस्तानी लिहाज से जो उसकी कम से कम कीमत मैं आपको बताऊं तो वो 4000 पर पर्सन होती है एक बंदा। यहाँ पर उन्होंने हमें सहूलत दी है कि जहाँ पर जो खिलाड़ी है उन्हें तो सब फ्री है, जो एथलीट्स उन्हें तो सब फ्री है, जितने भी दुनिया भर से आए एथलीट्स है। हम जैसे लोग जो चाइना से यहाँ आए हैं कवरेज के लिए, तो हमें जो है 10 RMB मीन्स पाकिस्तानी लिहाज से देखा जाए तो 400 रुपए जो है बुफे का देना पड़ता है। तो आप इस अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे लिए बिल्कुल ये मुफ्त ही है इस वक्त। अरे वाह, बिल्कुल सही। अच्छा ये बताएं, अब इंतजामात जो हैं वो किस किस्म के हैं, कैसे ये मेंटेन कर रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं कि इतने 50,000 लोगों का एक शहर आबाद किया है, तो किस तरह से सफाई सुथराई, ट्रांसपोर्ट और ये सारी चीजें कैसे ये चाइनीज गवर्नमेंट मैनेज कर रही है, अमला सारा? जी, बहुत दिलचस्प बात जो चीनी समाज की है यहाँ पर रहते हुए हमने देखी है कि यहाँ पर जो रजाकारों का सिस्टम है ना, आप यकीन मानिए कि मैं कहता हूँ कि चीन के बड़े इवेंट्स की कामयाबी में ये कलीदी जो है फैक्टर है। आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ पर जो 45 ममालिक और जो एशियाई खित्ते हैं वहां से 12,500 एथलीट्स शरीक हैं। अगर इनके साथ हुक्काम वारा को मिला लिया जाए, बाकी लोगों को भी दिए, 20,000 तो ये बनते हैं। अब इन 20,000 लोगों को जो लोग सहूलियात फराहम कर रहे हैं, उन्हें रहनुमाई फराहम कर रहे हैं, वो 33,600 रजाकार हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वो लोग हैं कि जो जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ चीनी जामियात से है, फिर वो समाज के मुख्तलिफ पहलुओं से हैं, और वो बाकायदा इस हवाले से एक दरखास्त देना पड़ती है। और फिर जो इंतजामी कमेटी होती है वो उनका इंटरव्यू लेती है, ट्रेनिंग देती है, उसके बाद उनका हतमी इंतखाब किया जाता है। तो ये जो रजाकार हैं ये इनकी ऐसी एक कुव्वत है कि जो सिर्फ आपको बस स्टॉप पर आपको मिलेंगे, खाने के हवाले से वो आपकी रहनुमाई करेंगे, आपके कार्ड वो बना कर दे रहे हैं। तो मतलब तमाम किस्म की जो रहनुमाई है वो इस वक्त इन नौजवानों के पास है जो रजाकार हैं। फिर दूसरी एक और बात कि जो अब जाहिर है एक तो ओलंपिक विलेज आपने यहाँ पर बनाया हुआ है, एशियन गेम्स का विलेज। तो यहाँ अगर आप देखें तो जो इसके ओवरऑल 108 बिल्डिंग्स हैं, तो 108 बिल्डिंग्स में हर इमारत जो है वो 10 से 42 मंजिला है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो उसकी देखभाल के लिए आपके लिए ज़ाहिर है बाकी अमले को मुतय्यन करना शायद मुश्किल होता है, लेकिन ये वो रज़ाकार फोर्स है जो आपको हमा वक्त यहाँ पर दस्तयाब रहते हैं। और साथ साथ यहाँ पर जो 56 वेन्यूज हैं मुकाबले के, अब 56 वेन्यूज में ये ना सिर्फ जो हांगझो शहर है, यहाँ पर जो 42 वेन्यूज है, बाकी 14 जो है वो 5 दूसरे शहरों में है। तो वहां पर भी इसी तरह से जो रजाकार जो है वो तैनात किए गए हैं। तो ये एक ऐसी कुव्वत है कि जो इन गेम्स को ना सिर्फ आगे बढ़ा रही है बल्कि एक नया मॉडल भी हमें दे रही है। जी, जबरदस्त। अच्छा, ये रोबोट्स वगैरह भी वहाँ पर सारी एक्टिविटीज में मुलव्विस हैं और बड़ा लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, ये सिलसिला भी है? जी बिल्कुल, रोबोट्स हैं। रोबोट आपको बल्कि ना सिर्फ लोगों पर नजर रखते हैं कि कौन सा बंदा आ रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, साथ ये भी देखते हैं कि किसी बंदे को कोई चीज अगर चाहिए, अगर आपने जबरदस्त किस्म की यहाँ पर कोई चॉकलेट से बनी कोई चीज आपने मॉडल मंतखब करना है तो रोबोट ही आपको जो बना कर दे रहे हैं। और ऐसा पहली मरतबा नहीं है, चीन में हमेशा जब भी हम देखते हैं तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही उनका होता है। और एक छोटी सी चीज मैं आपको इजाफा करता चलूं कि ये जो रोबोट्स हैं एक इस लिहाज से भी मुनफरिद है, एक तो सफाई वगैरह के इंतजाम ये सब देख रहे हैं, और साथ साथ जो है अगर किसी फर्द के पास यहाँ पर देखें हर बंदा जो आ रहा है उसके लिए बाकायदा एंट्री कार्ड है। अब वो एंट्री कार्ड आपके लिए लाजिम है किसी ऐसे जोन में दाखिल होने के लिए कि जिसकी आपको इजाजत है या नहीं है। अगर आप गलती से दाखिल होते हैं या कोशिश करते हैं तो रोबोट आपको दूर से पहचान लेता है।
और आप पर वो लेजर लाइट टाइप आपको पहले आगाह कर देते हैं कि जनाब आप गलत वेन्यू में दाखिल हो चुके हैं। तो रोबोट जो है वो इस वक्त यहाँ पर आपको चलते फिरते नजर आते हैं, सफाई वगैरह वो कर रहे हैं, और साथ साथ किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो आपको दे रहे हैं। तो ऐसा टेक्नोलॉजी का ऐसा मिक्स है कि जो काबिल दीद है यकीन। अच्छा, और उसमें क्या आपको लगता है कोई, जैसे फॉर एग्जांपल सफाई है, हाँ, सफाई में कहीं कोई कमी नजर आई, या आपको कोई गंदगी, कोई कचरा, कोई रैपर्स, कोई जूस के डब्बे, उड़ते हुए लिफाफे, कोई ऐसी चीज होगी या नहीं? अच्छा, कल हमारे जो बाकी सेक्रेटरी हैं बैन सूबाई राब्ता के, जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने सेम यही बात कही कि इतने बड़े पैमाने पर 40 से 50 हजार लोगों का इज्तिमा है, लेकिन आपको कोई एक रैपर भी नहीं मिलेगा देखने को। जाहिर है हम तो करते रहते हैं कोई चीज नजर आए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए जब यहाँ पर चीन का तो वैसे भी इस हवाले से कमाल है इनको कि ये जाहिर है इन चीजों का ख्याल भी रखते हैं। और दूसरा जो बड़ी अहम बात ये है कि ये जो गेम्स मुनक्किद हो रहे हैं, आप कह सकते हैं कि ये जीरो कार्बन गेम्स हैं। यहाँ पर जो कोशिश की गई है कि जितना भी यहाँ पर बुनियादी ढांचा इस्तेमाल हो, इवन जो हमारे कमरे की लाइट्स वगैरह सब कुछ ये सोलर से चल रही हैं। सोलर के साथ साथ जो दीगर तवानाई है उसको इस्तेमाल किया गया है। तो इसी तरह जितने भी आपके पास वसाइल हैं, इवन ये जो आपने कूड़े करकट की तकसीम है, इसको बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से आगे बढ़ाया जाता है। मतलब मैं आपको मिसाल देता हूँ, हम जब खाने के लिए जाते हैं, हमारे खाने के लिए एक अलग ट्रे है, उस ट्रे में ही हमें जो प्लेट्स जितनी भी चीजें दी जाती हैं वो सब रिसाइक्लेबल हैं। और वो जब हम वहां से खाने के बाद फिर बाकायदा एक बंदा जो है वो मुतय्यन जो हमें बताता है कि जनाब आपने खाने के जो आपने बकिया जो चीजें हैं वो आपने कहाँ फेंकनी है। तो ये इस तरीके से एक ऐसा मुनज़्ज़म अंदाज है कि इंतहाई खुशगवार अंदाज से ये रजाकार दौड़ते आपके पास आते हैं। बल्कि जो हमारे आरिफ हसन साहब हैं, पाकिस्तान ओलंपिक कमेटी के जो सदर भी हैं, कोई कमी नजर आई आपको वहां पर? हाँ, कमी बताएं। कमी, आसान आखिरी सवाल, कोई कमी आपको लगा हो कि भाई ये यहाँ पर रह गया, चीन मार खा गया? यकीन मानिए मैंने बड़ी कोशिश की कि ऐसी चीज मिले कि जो शायद मुझे लगे कि देखें, मुझे जो चीज लगती थी कि शायद जुबान का एक ज़ाहिर है, चीनी जुबान ज्यादा मुझे नहीं आती है, तो शायद ऐसा मसला हो। आप यकीन मानिए कि इनके तमाम के तमाम जो रजाकार हैं वो भी साथ दस्तियाब है, साथ साथ जो मुख्तलिफ रोबोट्स जिनकी हमने बात की थी वो आपको मुख्तलिफ जुबानों में खिदमत फराहम कर रहे हैं। तो यकीन मानिए मुझे ऐसी कोई कमी लगी नहीं कि जिसको मैं कह सकूं कि शायद ये होता तो बेहतर होता। सब कुछ मुझे ठीक लगे। ज़बरदस्त, बेहतरीन। थैंक यू शाहिद अफराज साहब ने वक्त दिया। वाकई देखिए ये होता है तरीक़ाकार काम करने का, ये है तरीका कि कैसे आपने इतने बड़े इवेंट को करवाना है कि आपको एक ढूंढने से भी कोई कोताही कमी बिल्कुल ना मिले। सीखो दुनिया वालों, सीखो। और दुनिया वालों का मतलब ये है कि सब सीखें, अपनों सीखो, सब भी सीखो भाई। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। उर्दू शायरी में तो दिल जज्बात का ख़जाना है, लेकिन साइंस जो है वो ज़रा मुख्तलिफ राय रखती है। और साइंस जो है इसीलिए दिल को बीमारियों से भी बचाने पर जोर देती है। हर साल 29 सितंबर को आलमी यौम क़ल्ब मनाया जाता है, और एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में दिल की बीमारियों से सालाना तकरीबन 1 करोड़ 8 लाख अफराद जान से हाथ धो बैठते हैं, और 85% अमवात इनमें से दिल के दौरे के बायस होती हैं। तो आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समर आफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू जी सर, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ज़रा अगर थोड़े से हमें पाकिस्तान के हवाले से आप बता सकें कि पाकिस्तान में जो दिल के अमराज हैं वो कितने प्रेवलेंट हैं? जी, जिस तरह दुनिया भर में आपने बताया कि हर साल 1 करोड़ 8 लाख लोग दिल की बीमारियों की वजह से जहाँ बाक हो रहे हैं, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी हर साल 2.5 लाख के करीब लोग जो हैं दिल के आर्जे से उससे जहाँ बाक हो रहे हैं। इन 2.5 लाख में सबसे ज़्यादा जो वजह अमवात है वो हार्ट अटैक यानी दिल की शरियानों की बीमारी की वजह से जो है वो जहाँ बाक हो रहे हैं। अच्छा जी ठीक है जी। अच्छा, अब ये बताइए कि दिल की बीमारियों में कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जो कि हमारे इस रीजन में ज़्यादा फैली हुई हैं? जी, दिल की बीमारियों में सबसे ज़्यादा जो सरफ़हरिस्त है जिसमें हार्ट अटैक जो है हमारी दिल की शरियानों में कोलेस्ट्रॉल का प्लाक बनने की वजह से जो हार्ट अटैक होता है उसको हम सबसे ज़्यादा जो शरह अमवात है वो इसी की वजह से हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ी सरफ़हरिस्त है वो
फालिज का अटैक है जो जिसी तरह दिल की बीमारियों की शरियानें कोलेस्ट्रॉल के प्लाक के बंद होने की वजह से हार्ट अटैक का बायस बनती हैं, इसी तरह दिमाग की शरियानें जो हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल का जब प्लाक बन जाए तो फालिज का बायस बनती हैं। तो हार्ट अटैक के बाद जो दूसरी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में सर-ए-फ़हरिस्त बीमारी है जो जिससे मरीज़ों की जान जा रही है वो फालिज का अटैक है। और इसके अलावा जो तीसरे नंबर पे जो बीमारी सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क में पाई जाती है वो रूमेटिक हार्ट डिज़ीज़ है, जिसमें पेशेंट के वाल्व जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये 3 सबसे बड़ी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा शरह अमवात है और हर साल 2.5 लाख के करीब लोग इन बीमारियों की वजह से जो है जाँ बाक हो रहे हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इसके सिम्टम्स जो हैं, एक शख्स को अगर हार्ट अटैक हो रहा है या उसकी तबीयत ख़राब हो रही है तो हर एक शख्स जो है, हर केस डिफरेंट है, वेरी करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें बड़ा शदीद पेन हुआ, चेस्ट में हुआ, बाजू में हुआ और जबड़े में हुआ, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि गर्दन के पीछे पेन हुआ, मतलब कोई उस तरह की कोई ऐसी अलामात नहीं थी कि जिससे हमें फील होता कि ये हार्ट अटैक की तरफ हमारी कंडीशन जा रही है। और कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हल्का हल्का दर्द हो रहा था, हमने तो उसमें नमाज भी पढ़ी और अगले दिन सुबह जब हम हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो आपने अपने साथ बड़ा खतरनाक काम किया है कि आपने ना कोई गोली ली, ना वो ज़बान के नीचे रखने वाली गोली ली। और ये एक हालिया रीसेंट केस था जिसमें वो 8 घंटे बाद शख्स अस्पताल गया और तब उसको डॉक्टर्स ने बताया कि आपको हार्ट अटैक एक हुआ और दूसरा होने वाला है। जी, इसमें हर पेशेंट जो है वो मुख्तलिफ तरीके से प्रेजेंट करता है। जो सबसे कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन है जिसके साथ पेशेंट हमारे पास आते हैं वो सीने में दर्द है, और सीने में दर्द के साथ साथ सीने पे दबाव पड़ना, वज़न पड़ना, सांस का ख़राब होना। बाज़ दफ़ा पेशेंट्स को सीने में दर्द नहीं होती, सिर्फ बाजू और कंधों में दर्द होती है। यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँ जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में न्यूरोपैथी होती है और पेन का जो परसेप्शन का मैकेनिज़्म उनका डिरेंज होता है, तो ऐसे पेशेंट्स को आम तौर पर हार्ट अटैक हो भी जाता है तो उनको पेन नहीं होती, सिर्फ सांस फूलता है, सीने पे दबाव बढ़ता है। और बाज़ दफ़ा बहुत रेयरली पेशेंट्स जो हैं पेट में दर्द की वजह से भी जो है हस्पताल में आते हैं, और उनको भी बहुत पेशेंट समझता है कि शायद मुझे पेट में गैस है, शायद मेरे पेट का मसला है, चाहे मैदे में सोजिश है, लेकिन हार्ट अटैक उनका भी डायग्नोस होता है। तो इसकी वेरियस प्रेजेंटेशंस हैं। इसमें से बहुत बड़ी तादाद ऐसे भी हैं जो किसी पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या चेस्ट हैवीनेस के साथ नहीं, सिर्फ बेहोशी के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो इसकी वेरियस प्रेजेंटेशंस हैं। सिर्फ दिल के दर्द सिर्फ दिल का दर्द होना लाजमी नहीं है। इसीलिए जब भी आप हमारा कोई पेशेंट जिसको सीने में दर्द हो, सांस फूले, दबाव पड़े या पेट में भी इवन दर्द हो, तो उसको ये लाइट नहीं लेना चाहिए। सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सिर्फ गैस का मसला है। डॉक्टर से रिजू करें और डॉक्टर से ECG का भी तकाजा करें। अच्छा सर, ECG की आपने बात की, कभी कभार ECG में भी नहीं आ रहा होता कि हार्ट अटैक हुआ हुआ है या दिल का कोई ऐसा मर्ज है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? जी, बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो उनको हार्ट अटैक हो भी जाता है तो ECG नॉर्मल रहती है। तो ऐसी सूरत में फिर अगर तो फैसिलिटी अवेलेबल है तो डॉक्टर फौरी उनका ब्लड का सैंपल ले। ब्लड का सैंपल जो है उसमें ट्रोपोनिन के एंजाइम्स जो हैं वो रेज़ होना शुरू हो जाते हैं, जो कि डायग्नोसिस में डॉक्टर्स की मदद करते हैं। तो हमारे पास बाज़ दफ़ा ECG वक्ती तौर पे नॉर्मल होती है, लेकिन 15-20 मिनट्स के बाद ECG रिपीट करने पर उसमें वाज़िया तब्दीली आना शुरू हो जाती है। तो सिर्फ एक ECG के ऊपर हम इसको डायग्नोज, रूल इन या रूल आउट नहीं कर सकते। कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं सर जिनको खाने से हम दिल के अमराज की तरफ अपने आप को बस लेकर जा रहे होते हैं, जो कॉज करती हैं दिल के अमराज? जी, बहुत सारी हमारी लाइफस्टाइल से मुतालिक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अडॉप्ट कर रखी हैं पाकिस्तानी टिपिकल लाइफस्टाइल में, जो कि हमारी ज़्यादा से दिल की बीमारियों बढ़ने का बाइस बन रही हैं। जिसमें हमारी जो फूड हैबिट्स हैं, जो हमारे बाज़ार के खाने हैं, जो हम फ्राइड आइटम्स जो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो हम हलवा पूड़ी, कलेजी, सरी पाए और समोसे पकोड़े जो हम बाहर के इस्तेमाल करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, और जो हम हर चीज़ को चीज़ के साथ खाना पसंद करते हैं, मायोनीज़ के साथ खाना पसंद करते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती का बायस बनती हैं। और यही कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी दिल की शरियानों, दिमाग की शरियानों के अंदर प्लाक बनाती हैं। यही प्लाक उन नालियों को तंग करके बंद कर देता है, और जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है, या अगर दिमाग की शरियान बंद हो जाए तो पेशेंट को फालिज हो जाता है। अच्छा ये भी बताएं एक और चीज़,
ये ख़वातीन में कम क्यों होता है और मर्दों में ज़्यादा क्यों होता है, इसकी क्या वजह है? जो स्टैटिस्टिक्स में कुछ देख रहा था तो उसमें ये नज़र आया मुझे। क्या मर्दों को टेंशन ज़्यादा होती है या उनका लाइफस्टाइल ज़्यादा ख़राब होता है? जो ख़वातीन हैं अगर तो तंबाकू नोशी का इस्तेमाल ना कर रही हों तो फिर ख़वातीन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जब तक मीनोपॉज की एज में ना पहुंच जाएं तो नेचुरली वो दिल की बीमारियों से प्रोटेक्टेड रहती हैं। लेकिन हमने उस चीज़ को भी ख़त्म कर दिया है और लाइफस्टाइल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, कोलेस्ट्रॉल से रिच डाइट का इस्तेमाल करने से, तंबाकू नोशी के इस्तेमाल से, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के ज़्यादती की वजह से वो फ़र्क भी अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है और मर्द और ख़वातीन सभी लोग दिल की बीमारियों का शिकार अब एक जैसा ही हो रहे हैं। अच्छा सर, एज का फर्क भी खत्म होता जा रहा है। पहले वक्तों में हम देखते थे कि जो बड़े उम्र के लोग थे उनको होता था हार्ट अटैक, अब हम ये देखते हैं कि जवान लोगों में भी हार्ट अटैक की शरह जो है वो बढ़ती जा रही है। कौन सी एज के बाद आप कहेंगे कि अगर हल्का को पेट में दर्द या कोई भी अलामात हो जो कि ऑफ लग रही हो आपको और आपको लगे कि भाई तबीयत खराब हो रही है तो फौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए? किस एज के ऊपर हम रिस्क ना लें? देखिए, आप इस बात को सुनकर हैरान होंगे जब आपको मैं ये बताऊंगा कि हमने एज़ यंग एज़ 22, 23, 24 की एज के नौजवानों को भी हार्ट अटैक के साथ डायग्नोस किया है और उनकी हमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करनी पड़ी और उनकी शरियानें बंद थी और उसमें स्टेंट डिप्लॉय करना पड़ा। तो जो एज हम पहले 40 और 50 तस्वुर करते थे कि जिसमें दिल की बीमारियां बढ़ जाती हैं, अब वही एज जो है वो 20 साल पीछे आ गई है। इवन के 20s की एज में जो है वो दिल की बीमारियों का शिकार होने लग गए हैं पेशेंट हमारे। तो ये काफ़ी हैरानकुन बात है जो बीमारियां 40। अच्छा, आप प्रिवेंशन पे अगर हम आ जाएं, क्विकली हमें बता दें, आखिरी मिनट रह गया डॉक्टर साहब, हमारे घर में कौन सी ऐसी दवाइयां होनी चाहिए और क्या करना चाहिए जिसको तबीयत ख़राब हो रही हो घर में हॉस्पिटल जाने तक दरमियान में क्या करना चाहिए? देखें, इसका फ़ैसला आम आदमी के लिए करना इंतहाई मुश्किल है कि ये जो इसको पेन हो रही है ये दिल की पेन है और इसको फौरी जो है मैं मेडिसिन लेकर हूँ। लेकिन आम तौर पर अगर कोई पेशेंट जो नॉन पेशेंट है, हार्ट अटैक, दिल की बीमारी का नॉन पेशेंट है या कोई रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे डायबिटिक है, स्मोकर हैं, तो डिस्प्रिन 300 मिलीग्राम की टैबलेट और क्लोपिडोग्रॉल 75 की 4 गोलियां जो हैं ये बहुत ज़्यादा लाइफ सेविंग है। अगर क्लोपिडोग्रॉल ना भी हो तो डिस्प्रिन की 300 मिलीग्राम की गोली इंतहाई मैजिकल इफेक्ट रखती है जो कि खून को फौरी पतला कर देती है। जो नाली क्लॉट से बंद होती है तो डिस्प्रिन से उसको डिज़ोल्व करना शुरू कर देती है और ये एक लाइफ सेविंग ड्रग है ऐसे पेशेंट्स के लिए। और वो जो ज़बान के नीचे रखने वाली गोली है वो होनी चाहिए या नहीं? एंजिसिड जो है साइड इफेक्ट भी है अगर किसी को हो रहा? जी, एंजिसिड 0.5 मिलीग्राम है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट का बाज़ दफ़ा ब्लड प्रेशर डेंजरस हद तक जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से अगर वो पेशेंट खुद से अपने आप को मेडिकेशन ले तो फ़ायदे के बजाय नुकसान भी हो सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड यही है कि नियरेस्ट डॉक्टर को रब्ता किया जाए, डॉक्टर ECG करे, डॉक्टर डायग्नोस करे, उसके बाद वो मेडिकेशन स्टार्ट करे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर समर आफरीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से बात हो रही थी। अपने दिल का बहुत ख्याल रखें और एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं। वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। इंतखाबात की तारीख करीब आती जा रही है और सियासी मैदान में हंगामा खेजी बढ़ती जा रही है। कहीं सियासी जमातों के अंदर इख्तिलाफात नमूदार हो रहे हैं तो कहीं माजी के इत्तेहादी एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशियों में मसरूफ़ हैं। बज़ाहिर यूँ लगता है कि नवाज शरीफ साहब की पहले पाकिस्तान और फिर इक़्तिदार में वापसी की राह हमवार की जा रही है, जिस पर दूसरी सियासी जमातें एतराज़ कर रही हैं। और इसकी हालिया मिसाल एक ये भी है कि बाप पार्टी जो है वो नून लीग की तरफ रवाना हो गई, बजाय इसके कि वो किसी और पार्टी की तरफ चुनाव करते, वो नून लीग की तरफ चले गए। इस पर पीपल्स पार्टी की तरफ फ्रीडम ऑफ चॉइस का उन्होंने इस्तेमाल किया, फ्रीडम ऑफ चॉइस का इस्तेमाल किया। लेकिन बात वही है कि पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों को एतराज़ात हो रहे हैं जिस किस्म के सियासी जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी नज़र में देखने में आ रही हैं। आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी सीनियर रहनुमा जनाब नैयर बुखारी साहब। उनसे इस हवाले से बात करेंगे और सेनेट में भी बहुत सारे मामला ऐसे हैं जो कि चल रहे हैं और उनके हवाले से भी राय लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नैयर साहब। वालेकुम अस्सलाम।
थैंक बहुत यू शुक्रिया सर। सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सर सबसे पहले तो यही बताइए कि मतलब जरदारी साहब की तो सियासी जो सूझबूझ है और सियासी एक जोड़ तोड़ महारत जो है है। जोड़ तोड़ की, वो तो उनसे ज्यादा इस मुल्क में किसी और की शायद ही हो। तो ये बाप नून लीग की तरफ कैसे चली गई? जरदारी साहब ने बाप की तरफ ध्यान नहीं दिया क्या? शुक्रिया। लेकिन ये बात है कि हम किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से तो हमने कोई बात नहीं की, और आपको ये भी ध्यान में रहना चाहिए कि 2018 में ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी मारज़ वजूद में कैसे आई, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी अलायंस में तो नहीं जा रही थी बाप पार्टी के साथ। लेकिन ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखें, जो इस्टेब्लिशमेंट की जमातें होती हैं वो देर पा नहीं होती। मैंने 12 बहुत दफ़ा तारीख़ी तौर पे भी ये वज़ाहत करने की कोशिश की कि मुझे प्री पार्टीशन में इसी पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी थी, लेकिन फिर यूनियनिस्ट पार्टी नज़र नहीं आई कि वो कहाँ गई। पाकिस्तान बनने के बाद 50s में फिर रिपब्लिकन पार्टी बनी, फिर आपको रिपब्लिकन पार्टी नज़र नहीं आई कि वो कहाँ है। फिर 60s में मुस्लिम लीग कन्वेंशन बनी, तो आज वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। और फिर जो ऐसी इस तरह की जमातें वजूद मारज़ वजूद में आती हैं वो देर पा नहीं होती। ये बाप पार्टी 18 में बनी, आज आप देखें ये एक्सटिंग्विश हो रही है। तो लेकिन ये बात तो आपको जहन में एक मिनट लेट मी कंक्लूड, ये बात आपको जहन में रखनी चाहिए। आज इक़्तिदार जो है वो बाप पार्टी के पास है। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर उनका रुकन है, इंटीरियर मिनिस्टर उनका है, चेयरमैन सेनेट भी बाप पार्टी से है। तो मेजर जो ऑफिसर्स हैं वो तो बाप पार्टी के पास हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बलूचिस्तान से बहुत सारे लोग शामिल हुए और वो मुलाकात करते रहे जरदारी साहब से भी, बिलावल साहब से भी। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो माजी है, कारकर्दगी है, और फिर जो पॉलिसीज़ आसिफ अली जरदारी साहब ने अडॉप्ट की, वो कन्फ्रंटेशन के प्रोडक्ट्स में बिलीव नहीं करते। वो समझते हैं कि मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने 90s की पॉलिटिक्स को शन कर दिया, और 2006 में हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ले आए। तो हम समझते थे कि पॉलिटिकल फोर्सेस को एक तो आपस में डायलॉग भी करना चाहिए, उनकी डेलिब्रेशन भी होनी चाहिए। तो हम इस पर, हम पॉलिटिकल प्रोसेस पे बिलीव करते हैं, हम सिस्टम की कंटिन्यूटी पे बिलीव करते हैं। सही है, ठीक है। तो अब चूंकि हम पार्टीज की बात करें, एक और पार्टी पे भी मैं आपका टेक चाहूंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको किस तरह से देख रही है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब और शाहिद खाकान अब्बासी और जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, ये लोग भी, इनकी पार्टी भी कुछ बन रही है और नई जमात मनाने की बातें हो रही हैं कि भाई सब जब मान जाएंगे तो फिर हम इसका ऐलान वगैरह कर देंगे। तो इस पार्टी का आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं? क्या ये गेम चेंजर होंगे? एक और पार्टी बनी हुई है IPP, इस्तेकाम है पाकिस्तान पार्टी। तो ये सारी जो नई जमातें हैं, ये क्या नून लीग की तरफ चली जाएंगी और उनको पावर में ले आएंगी? इसको कैसे देख रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? देखिए जी, पावर में तो वो आएगा जिसको अवाम मुंतखब करेंगे, और हम इसीलिए बार बार इसरार करते हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत कहती है, जब चेयरमैन बिलावल ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, और ताकि फ्री फेयर इलेक्शन में जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको इक़्तिदार सौंपा जा सके। बाकी ये जो इन्होंने 4 का ग्रुप था, री इमेजिनिंग पाकिस्तान, काफ़ी अर्सा पहले, कोई 4-6 महीने पहले तो ये एक्टिव था, लेकिन उसके बाद तो उनकी एक्टिविटी नज़र कोई नहीं आई। अभी भी कैटेगोरिकली वो नहीं कहते कि हम जमात बनाएंगे। शाहिद खाकान अभी भी कहता है कि मैं तो नून में रहना चाहता हूँ, अगर छोड़ी तो मैं हल्के के अवाम के पास जाऊँगा। तो ये जो पॉलिटिशियंस हैं, दे आर कन्फाइंड ओनली टू देयर ओन कॉन्स्टिट्यूंसीज, नॉट बियॉन्ड दैट। तो आई डोंट थिंक सो। और जो IPP है, IPP भी जो उसकी लीडरशिप है वो ना तो वो क्राउड पुलर है, ना वो अट्रैक्टिव है पब्लिक के लिए। मुझे तो नज़र नहीं आती कि नईम खान चारों सूबों में पब्लिक को अट्रैक्ट कर सके, या कोई इस किस्म का मैनिफेस्टो उनका आया हो। और जहांगीर तरीन है, वो वैसे डिसक्वालीफाइड है, वो पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स ही नहीं कर सकेंगे। तो उनका फ्यूचर अवाम ही डिसाइड करेंगे उनकी फेट क्या होती है। डिस्क्वालीफाइड तो मियां नवाज शरीफ साहब भी हैं मोमेंट पीपल्स अभी तक। जी, मियां नवाज शरीफ साहब भी डिस्क्वालीफाइड है, लेकिन वो भी कन्फाइंड है टू सर्टन एरियाज ना।
बियॉन्ड दैट अब देख लेंगे रिजल्ट्स क्या हैं, जो माजी के रिजल्ट्स क्या हैं या अभी जो ग्रुपिंग है वो क्या चल रही है। तो नवाज शरीफ साहब खुद तो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बन सकेंगे अगर जो गिवन सर्कमस्टांसेस है। इन द मीन टाइम उनको कोई रिलीफ कोर्ट से मिल जाती है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। रिलीफ मिलती, वहाँ रिलीफ उनको मिलती है। एक दफ़ा उनको 8 साल 9 साल बाद उनकी अपील जो है, जो वो त्यारा साजिश केस में जो उनकी कन्विक्शन थी, 9 साल बाद एट अ बिलेटेड स्टेज उनकी एक्विटल हो गई थी। तो लेट्स सी। लेकिन हम बुनियादी तौर पर समझते हैं कि स्टेट ऑर्गन्स को जो पैरामीटर्स डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके अंदर रह के काम करना चाहिए। इस सिस्टम से हमें आगे मुस्तकबिल की जाने बढ़ना चाहिए। ये माजी की जो तजुर्बात है ना, उससे फ़ायदा किसी को नहीं हुआ, ना मुल्क को फ़ायदा हुआ ना आवाम को फ़ायदा हुआ। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम आज आवाम जो है ना बड़े परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। वो पॉलिटिकल प्रोसेस से ज़्यादा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ देख रहे हैं, और जो भी जमात उनको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला के देगी ऑब्वियसली। सर इसी पर मैं आना चाह रहा था, क्योंकि सेनेट के अंदर एक सेशन करवाने के लिए सेनेट का सेशन बुलाया जाना था जिसमें महंगाई पर ही बात करनी थी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिन्होंने वो सेशन करने के लिए वो गवारा ही ना किया। तो अब पीपीपी तो संजरानी साहब से कह रही है कि जी नाम बताएं उन लोगों के जो कि रिक्वेजिशन जिन्होंने सिग्नेचर्स विड्रॉ कर लिए थे। तो ये क्या मसला है? ये सेनेटर्स क्या इंटरेस्टेड नहीं होते अपने काम को करने में, या महंगाई को ख़त्म करने के लिए कोई बातचीत ही कर लें एटलीस्ट सेनेट में बैठ कर? देखिए, जो सेनेट का कंसेप्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि 56 में कॉन्स्टिट्यूशन में बैक कैमरल हाउस नहीं थे। एक नेशनल असेंबली थी। तो क्योंकि पाकिस्तान एक फेडरेशन है और फेडरेटिंग यूनिट्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी था कि सेनेट बनाई जाए, और इसी को जिसको हाउस ऑफ फेडरेशन कहते हैं। और इसमें ये एक ऐसा अदारा है कि जिसके कंटिन्यूटी रहती है, ये इट नेवर डिसॉल्व्स एक्सेप्ट वन थिंग इन ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पे रेजोल्यूशन है, वो इफ़ यू सी द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन तो वो डबल रेजोल्यूशन का है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो सेनेट के जो रिक्वेजिशन है 1/4 जो मेंबर्स हैं वो अंडर द रूल्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वो रिक्वेजिशन सबमिट कर सकते हैं। अगर 1/4 सबमिट करें तो फिर चेयरमैन सेनेट इज़ बाउंड टू समन दी सेशन, और 1/4 ने सबमिट किया। लेकिन है कि ये दिस इज़ अ वेरी पेटी थिंग। भाई सेनेट बुला लेते तो कौन सा आसमान गिर जाता, सेशन बुला लेते ना, डिस्कशन हो जाती, अपना सेनेटर्स का पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता। तो मुझे समझ नहीं आती कि चेयरमैन सेनेट क्यों हेसिटेट करते हैं। आई हैव बीन इन दिस ऑफिस आल्सो फॉर 3 years। हमने तो कभी कोई अनडेमोक्रेटिक बात और अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल बात करने को हम तैयार नहीं होते थे। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स आपके पास हैं, तो चेयरमैन सेनेट को पावर्स एक्सरसाइज करनी चाहिए। चेयरमैन सेनेट जो है ना, ही शुड बी नॉन पार्टिजन। मैम ऑब्वियसली जिस दिन वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही उनको उनका मनसब का तकाजा ये है। इवन जब स्पीकर मुंतखब होते हैं तो मनसब का तकाजा ये है कि दे शुड बी नॉन पार्टिजन। तो उन्होंने हाउस के दोनों साइड्स को देख के चलाना होता है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ जाएगी अगर सेशन रिक्वेजिशन भी फॉर अ पर्टिकुलर इशू होती है। वो पर्टिकुलर इशू कि फाइनेंशियल क्राइसिस के हवाले से बात करना चाहते हैं मेंबर्स, तो बात अगर पार्लियामेंट में मेंबर्स बात नहीं करेंगे तो फिर कहाँ बात करेंगे? ये अगर इस फोरम पे बात नहीं होगी तो फिर कहाँ बात करेंगे? बिल्कुल सही है। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि पार्लियामानी निज़ाम है। अच्छा सर, बात करने से एक और बात पार्लियामानी निज़ाम है, ये फोरम चला जाऊँ। बात बहुत सारी ऐसी बातें थी जो खोसा साहब कर रहे थे, आप लोगों ने उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी। मुस्तफा नवाज खोखर साहब की पहले हुई थी। तो पीपल्स पार्टी में भी लग रहा है कि बात करने की इजाज़त का ज़रा ज़्यादा रिवाज कुछ कम होता जा रहा है। मेरा ख्याल है एक मिसकंसेप्शन है, रादर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। खोसा साहब को एक शो का नोटिस दिया, बतौर सेक्रेटरी जनरल मैंने दिया, तो उन्होंने ये गवारा भी नहीं किया कि उसको रिस्पॉन्ड करते, डिफाई कर देते ना उसको। उस जो इशू था उसको जो हमारी मौक़िफ़ था उसमें शो का नोटिस में उसको डिसओन कर देते कि कहते जी नहीं ये दुरुस्त नहीं है। उन्होंने जवाब देना गवारा नहीं किया, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगा? नैयर साहब, अभी तो हमने हमने उनको पार्टी की रुकनीत तो मुअत्तल नहीं की उसकी, मैंने सिर्फ CEC की मेंबरशिप। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन CEC एंड द
ऑर्डिनरी मेंबरशिप, तो वो उसको हमने ठीक है। हमारे मसला क्या रूल्स था हैं, वो, अंडर जिस द पर आप रूल्स लोगों ने उनको शो कॉज किया था? रिप्लाई। जी, इशू ये था कि पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ है और पीपल्स पार्टी का जो सीईसी का फोरम है वो एक ज़िम्मेदार फोरम है, और पीपल्स पार्टी का कोई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर अगर पार्टी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ काम करता है या पार्टी पॉलिसीज़ की परमिशन के बगैर को बात करता है, तो वो पब्लिकली वो समझी जाती है कि पीपल्स पार्टी की ये पॉलिसी है, तो उसको उन्होंने विदाउट सीकिंग परमिशन ये एक तासर जाता कि जी पीपल्स पार्टी ने पता नहीं कोई अंदरूनी खाना मिली भगत कर ली है पीटीआई के साथ, क्योंकि पीपल्स पार्टी समझती है कि जो लोग जो रियासत के ख़िलाफ़ हैं हम उनके साथ नहीं बैठ सकते। तो ठीक है, उनका प्रोफेशन है। उसकी बड़ी सीधी मिसाल है 2000 में मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे, मुकदमा फेस कर रहे थे, पीडीएम में थे नवाज शरीफ साहब के साथ। मेरी बात सुन लें, लेट मी कंक्लूड इट। तो इत्तेज़ाज़ साहब को अप्रोच किया, तो इत्तेज़ाज़ साहब ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से परमिशन ली, उनके नोटिस में लेके आए कि मियां साहब मुझे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी मिसेज मेरे पास आई हैं, अगर आप मुझे परमिट करें। तो हम ये तासर देना नहीं चाहते थे कि नून और पीपल्स पार्टी क्लब कर चुके। अब खोसा साहब के इस तरह विदाउट परमिशन जाने से ये तासर होता कि ये कोई इनकी कोई मिली भगत है या अंदरूनी खाना की वो तय कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी की बड़ी क्लियर स्टांस होता है, पॉलिसीज होती हैं, तो इस वजह से हमने उनको शोकॉज नोटिस दी कि आप बताएं, आपने कम से कम। लेकिन अभी एक और जगह पर कॉन्फ्लिक्ट जरदारी साहब और बिलावल साहब, ये दोनों के भी बयानात में ज़रा तजाद नज़र आता है, मफाहिमत और मज़ाहिमत कुछ यहाँ पर भी नज़र आ रही है। बिलावल साहब किसी अलग अप्रोच के साथ बात कर रहे हैं और जरदारी साहब किसी अलग अप्रोच के साथ बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्लैरिटी क्यों नहीं है? यहाँ पे क्लैरिटी है। फिर अगेन दिस इज अ मिसकंसेप्शन विद यू, दिस इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू नाउ। आपको देखेंगे एक मौक़िफ़ था चेयरमैन बिलावल का और एक मौक़िफ़ आया जरदारी साहब ने एक बात की। तो हमारी जो लास्ट सीईसी की मीटिंग थी लाहौर में, अभी 14 तारीख को थी, तो उसमें बड़ी डेलिब्रेशंस हुई, उस पर गौर गौज़ हुआ इन इशूज़ पे, और सीईसी ने इख्तियार दिया आसिफ अली जरदारी साहब को कि जो इश्यूज़ हैं इनको रिजॉल्व करने में वो अपना किरदार अदा करें। तो इसमें कोई तजाद की बात तो नहीं। वी केम टू एन अंडरस्टैंडिंग, अपनी सीईसी की में हमने फैसला कर लिया कि हमने इख्तियार दे दिया हमारी सीईसी ने आसिफ अली जरदारी साहब को कि वो मामलात को आगे लेके चलें और इश्यूज़ जो है, जो एप्रीहेंशंस हैं या जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीपल्स पार्टी की सीईसी को, उनको दूर करने के लिए जो मुतलका फोरम है उनसे बात करें। तो इसमें तो कोई तजाद तो नहीं है ये। तो बिलावल साहब को इख्तियार नहीं दिया, वो थोड़ा अभी आपको लगता है कि अभी ज़रा उनको मज़ीद ज़रूरत है कि वो थोड़ा सा ठहराव का मुजाहरा करें, क्योंकि ज़ाहिर है जरदारी साहब का एक्सपीरियंस उनसे कहीं ज़्यादा है। नहीं, ये डोंट टू ट्राई टू क्रिएट कन्फ्यूजन नाउ ना, या आप ये तासर रिफ्ट देने की कोशिश ना करें। आसिफ अली जरदारी साहब नहीं, वो तो खुर्शीद शाह साहब की स्टेटमेंट्स हैं सर। और वो बात ये है बड़ी सीधी सी कि नेगोशिएशन करने जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब हमेशा करते रहे हैं। वो 88 में भी करते रहे, वो 93 में भी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था मोहतरमा की मौजूदगी में भी नेगोशिएशन आसिफ अली जरदारी साहब करते थे। जब वो इस फारूक लगाली को प्रेसिडेंट बनवाया तो लोगों से वही अप्रोच करते थे ना। तो वो जरदारी साहब का इंटरएक्शन मौलाना फजल रहमान से भी रहा, उनका एक्शन। हम नेगोशिएशन पॉलिटिकल फोर्सेस से करेंगे। अच्छा, ठीक है, लेकिन वो पॉलिटिकल फोर्सेस में नवाज शरीफ साहब भी शामिल होंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के तो अपने बयानात कुछ इस किस्म के हैं कि वो उनके तो नैब के केसेस और उसके बाद फिर उनकी अभी जो हालिया एक स्टेटमेंट आई जो कि पसंद नहीं आई कुछ लोगों को, तो वो तो फिर अगर आप उनके साथ नेगोशिएशन करेंगे तो तासुर वही जाएगा जो आप कह रहे हैं कि जैसे पीटीआई के साथ खोसा साहब जो है वो मिलजुल के कुछ क्लब कर रहे थे और पीपल्स पार्टी जैसे ऐसे खड़ी है जो कि एंटी स्टेट फोर्सेस के साथ खड़ी। देखिए, पॉलिटिकल डायलॉग होता है और जो स्टबर्न एटीट्यूड वाला पॉलिटिशियन हो, इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन। मेरी समझ में, मैं भी पॉलिटिक्स में पिछले कोई 45-50 ईयर्स से हूँ।
तो पॉलिटिशियंस डोंट हैव अ स्टबर्न एटीट्यूड, तो इसलिए गुफ्तो शनीद करनी चाहिए। यही तो खराबी की इमरान खान ने कि 5 साल इक़्तिदार में रहा, तो ये जो बर्बादी मुल्क और कौम की हो रही है ये उसके स्टबर्न एटीट्यूड से है। वो पॉलिटिकल फोर्सेस से बात ही नहीं करना चाहता था। तो जरदारी साहब ने तो पहले दिन जब 2018 में ओथ ली और ओपनिंग सेशन था, उन्होंने तावन का हाथ बढ़ाया। उन्होंने कहा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हम चलते हैं, हम अपना तावन बढ़ाने को तैयार हैं। हम सिस्टम की कॉन्टीन्यूटी में बिलीव करते हैं। इस सिस्टम के लिए पीपल्स पार्टी ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। बिल्कुल, और ये सिस्टम हमें बड़ा अजीज है, जो पार्लियामानी जमहूरियत का निज़ाम चलता रहेगा तो मामला बेहतर होंगे। थैंक यू सर। बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल की। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर आपका। मैं बताऊं, प्लास्टिक की आइसक्रीम भी बन गई है भाई दुनिया में। ज़बरदस्त किस्म की आइसक्रीम आई है और वो प्लास्टिक की आइसक्रीम है। हालात ऐसे ही हैं कि आने वाले वक्तों में लोग, चलो वैसे तो आज हालात ऐसे हैं कि घास खाएंगे, लेकिन ये है कि अभी जब तक प्लास्टिक अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लास्टिक खाएं। भाई प्लास्टिक की आइसक्रीम आ गई है माशरे में। एक खातून है जिनका नाम है जी एलिनोरा ऑर्टोलानी। ओके, ये यूके की एक आर्टिस्ट एंड डिज़ाइनर है। उन्होंने बेसिकली एक आइसक्रीम बनाई है जो कि प्लास्टिक वेस्ट से बनाई है। प्लास्टिक वेस्ट से उन्होंने आइसक्रीम बना दी है, सच्ची मुच्ची की ठंडी आइसक्रीम जो होती है ना, वो बना दी है उन्होंने, और लोग उसको खरीदेंगे, खाएंगे। और इस तरीके से आप मुझे बताएं, आप खाना चाहेंगे इसको या नहीं खाना चाहिए? क्यों? दुनिया में चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, दूध ख़त्म हो गया है, मक्खन मलाई ख़त्म हो गई है, क्यों मैं प्लास्टिक की आइसक्रीम खाऊंगी? भाई बताएं मुझे क्यों। हाँ, अभी मार्केट में वैसे अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये है कि इन्होंने बना दिया, एक्सपेरिमेंट इनका कामयाब हो गया। और ये देखें प्लास्टिक की आइसक्रीम है, ये मतलब प्लास्टिक रिसाइकल किया गया इस प्लास्टिक को। अब मुझे समझ नहीं आता कि वैसे हम प्लास्टिक के नुकसानात की बात करते हैं और अब हम कह रहे हैं कि प्लास्टिक की आइसक्रीमें खाओ। ये क्या चक्कर है? कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, दुनिया कहाँ जा रही है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। बगैर सोचे समझे ही दुनिया जो है वो एक दिन बस ऐसे ही हो जाएगी। लेकिन ये बायोकेमिकल इंजीनियरिंग वगैरह के जो मामलात है ना, ये असल में देखें वही बात है, साइंस जो है ना वो कुछ भी कर सकती है। फिर उसके फायदे और फिर उसके नुकसानात सामने आते हैं, तो अब पता ये चलेगा कि भाई इस आइसक्रीम के क्या नुकसानात हैं। बहरहाल जहाँ भी मिल रही है शिफा, एक कप तो कोशिश कर लीजिएगा खाने की, आपको खिलाने की? नहीं आप खाएं, मैं खिलाता हूँ। हाजिर भाई हाजिर है, खिलाएगा, खाओ प्लास्टिक। और अब जरा लाहौर की तरफ चलते हैं जी। लाहौर में हमारे नुमाइंदे हैं जी फ़हीम अमीन साहब। फ़हीम अमीन साहब एक प्लास्टिक की सड़क पे खड़े हुए। प्लास्टिक की सड़क पे खड़े हुए जी। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम साहब, बताएं जी कहाँ खड़े हैं और क्यों खड़े हैं आप प्लास्टिक की सड़क पे? बिल्कुल शिफा, बहुत शुक्रिया आपका। और ये बड़ा ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट पंजाब की निगरान हुकूमत की जानिब से इनिशिएट किया गया है कि लाहौर की मेन जो हब है वहाँ पर ज़फ़र अली रोड का नाम है इसको, जिसको हम जानते हैं, यहाँ पर प्लास्टिक रोड जो है वो बनाई गई है। प्लास्टिक रोड इसको कह क्यों रहे हैं? बेसिकली यहाँ पर जो मटीरियल इस्तेमाल किया गया है इसमें बड़ा हिस्सा जो है, आम तौर पर जो प्लास्टिक वेस्टेज हो जाता है जिसको ज़ाया करना एक बहुत बड़ा मरहला होता है, उसको रिसाइकल करके इसे सड़क के लिए बतौर खाम माल इस्तेमाल किया गया है। जिसका सबसे बुनियादी फ़ायदा तो ये है कि ये 1.5 किलोमीटर का जो रोड है, आम तौर पर जब इसकी कॉस्ट निकाली जाती है तो वो तकरीबन 6-6.25 करोड़ रुपया होती है, लेकिन ये प्लास्टिक का रोड जो है वो तकरीबन 2 करोड़ रुपये में तैयार हुआ है, यानी कि तकरीबन 33% जो है इसकी लागत। वाह। अच्छा, अब इस टुकड़े को अगर आप हाथ लगा के देख लेंगे इसको सील कैसी आ रही है इसकी, क्योंकि अगर आप उसे टच करेंगे तो पता लगेगा कि क्या ये जो इसकी सतह है ये वैसी जो नॉर्मल सड़कें होती हैं उनसे कुछ मुख्तलिफ है या नहीं। हाँ, तो जरा हाथ लगा कर तो उसको बताएं, बैठ के दिखाएं, हमें भी दिखाएं कि लग कैसी रही है। बिल्कुल, अगर मेरे कैमरामैन नवीद आपको दिखा सकें तो ये आप ये रोड जो देख रहे हैं, इस रोड को अगर आप नॉर्मली दूर से देखें तो बिल्कुल वो आम रोड की तरह ही दिखाई देती है, लेकिन इसकी मजबूती और इसके अंदर जो तारकोल और इसके अंदर जो चीज़ें मिक्स की गई हैं वो प्लास्टिक को बनाकर इसका खाम माल तैयार किया गया है। बजरी है और उसके साथ जो तारकोल है उसमें बड़ी तादाद में ये प्लास्टिक शामिल किया गया है, जिसकी वजह से ये रोड जो है वो तकरीबन लगता तो उसकी तरह का ही है, लेकिन इसकी मजबूती जो है वो आम जो रोड है उससे ज़्यादा बताई जाती है। आम तौर पर रोड जो है उसके लिए टाइम दिया जाता है कि 3-4 साल में वो ख़राब होगा। इस रोड के मुतालिक कहा जा रहा है कि ये कम से कम 10 साल जो है इसका टाइम होगा। इब्तदाई तौर पर जो है ये 1.5 किलोमीटर तक की इस रोड का अगले 1 महीने तक जो है वो मुकम्मल जायज़ा लिया जाएगा, इस हवाले से स्टडी की जाएगी। और ख़ास तौर पर जो इस सड़क के हवाले से बात बताऊँ तो ये CNW डिपार्टमेंट है जो पंजाब हाईवे जो तमाम कम्युनिकेशन एंड वर्क्स को पूरे पंजाब में मैनेज करता है, उसने इस हवाले से जो तकनीकी मावनत है वो UET लाहौर की जानिब से जो ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है उसकी से ली है। और अब 1 महीने तक इसका टेस्ट रन होगा और उसके बाद
बताया जा रहा है कि अगर ये 1 महीने में इसका कोई फॉल्ट मेजर सामने नहीं आता तो लाहौर की जो मशहूर माल रोड है उसको भी जो है वो प्लास्टिक रोड में कन्वर्ट किया जाएगा और उसकी भी जो रेनोवेशन और उसकी भी जो मरम्मत है वो प्लास्टिक रोड पर की जाएगी। ये रोड बनाने से जहाँ पर कॉस्ट काफ़ी कम होगी, वहीं जो लाहौर शहर में बहुत बड़ी तादाद में प्लास्टिक का वेस्टेज है जिसको ठिकाने लगाना एक बहुत बड़ा काम है। हम उस प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं, तो ये कोई मोहसिन नकवी रोड या जो भी मतलब जिस भी शख्स का ये आइडिया था या जो हमारे मवासलात के वजीर हैं उन्होंने अपने नाम शाम से इसको नहीं मंसूब किया? अच्छा, बिल्कुल ऐसे है कि यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा गया है पाकिस्तान का पहला प्लास्टिक रोड जो है। अब यहाँ पर ये इस रोड के नाम की अगर बात करें तो आम तौर पर इस लाहौर के रोड को ज़फ़र अली ख़ान रोड के नाम से जाना जाता है। लाहौर जिमखाना जो है वो भी इसी रोड के ऊपर वाक़या है। जे रोड और मार रोड को लिंक करने वाला ये रोड है। तो रोड तो काफ़ी मरूफ है लेकिन नाम इसका ऑलरेडी ज़फ़र अली ख़ान रोड है। अगर नाम पहले ना रखा गया होता तो मे भी जिस तरह आप कह रहे हैं कि किसी मौजूदा किसी शख्सियत के नाम पर इसको रखा जा सकता था। अच्छा, ये इनको बता दीजिएगा जिसने पहली रोड का बोर्ड लगाया है ना उसको जरा बता दीजिएगा हमारी तरफ से जाके कि इस्लामाबाद में रिसाइकल्ड प्लास्टिक की रोड बनाई गई थी 2021 में, उस पर बात हुई थी और वो बना दी गई वो थी पाकिस्तान की, तो वो पाकिस्तान की पहली थी। जिसने भी बताया है ना बोर्ड लगाया उसको जाके जरा करेक्ट कर दीजिएगा, बल्कि अभी आप जाके उसको मिटा के उसके ऊपर पाकिस्तान की पहली की जगह दूसरी कर दें। बस देख लीजिएगा कोई आपको कैमरे में रिकॉर्ड ना कर ले। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। फ़हीम अमीन साहब हमारे साथ और प्लास्टिक की रोड के बारे में बता रहे थे। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। आँखों की हिफाजत का आलमी दिन है, आज वर्ल्ड रेटिना डे है और आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर आमिर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर अमराज चश्म हैं और यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद के प्रिंसिपल हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। आंखों की सेहत के हवाले से कुछ अगर बुनियादी हम बात कर लें तो बुनियादी तौर पर ये रेटिना डे है, तो रेटिना क्या होता है ये ज़रा समझा दें आसान अल्फाज में ज़रा। देखिए जी, हम इसको आँख को अगर एक कैमरे के साथ कंपेयर करें तो जिस तरह एक तस्वीर होती है, मंजर है, सीनरी है, वो कैमरे के अंदर एक फ़िल्म होती है। पहले ज़माने में फ़िल्म होती है, आजकल सेंसर होता है, उसके ऊपर इमेज पड़ता है और वो इमेज को कैमरे के अंदर फिल्म सेव कर लेती है। और रेटिना जो है वो आँख के अंदर वो कैमरे की फ़िल्म है या कैमरे का सेंसर है। आँख में कैमरे के ऊपर वो रेटिना पे वो तस्वीर बनती है और रेटिना कनेक्टेड है ब्रेन से। फिर वो तस्वीर ब्रेन में जाती है और ब्रेन इस तरीके से उसे प्रोसेस करता है कि इंसान चीज़ को देख सकता है। तो रेटिना बेसिकली हर पूरी आँख जो है, आई बॉल है, उसकी मेन मकसद ये है कि जो सीनरी है, जो तस्वीर है, वो रेटिना के ऊपर बनाए और रेटिना उसे आगे कन्वर्ट करे। इसलिए इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आई का देखने के हवाले से। तो रेटिना में आमतौर पर क्या क्या खराबियां आ सकती हैं? देखें जी, रेटिना में वैसे तो पैदाइश के फ़ौरन बाद ही ख़ास तौर पे बच्चे जिनकी जो प्री मेच्योर होते हैं उन्हें बाद में ऑक्सीजन देने पड़ती है, उनकी स्टार्ट के अंदर ही आंखों में प्रॉब्लम आ जाती है। रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी बड़ी सीरियस डिजीज़ है। इसलिए हम कहते हैं कि जो बच्चा प्री मेच्योर हो, वक्त से पहले जिसकी पैदाइश हो गई हो और उसे ऑक्सीजन लगी हो, उसे ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि उसे बेहोश करके आँख के पर्दे का मुआयना करें और उसको ट्रीट कर सकें। उसके बाद ज़रा बड़े हो जाएं तो एक जो बड़ी कॉमन डिजीज़ है जो कि एज सच रेटिना की नहीं है, वो मायोपिया है, जो दूर की नज़र कमज़ोर होना है, जिसमें माइनस का नंबर लगाते हैं लोग। तो मायोपिया के अंदर भी आँख का रेटिना बड़ा कमज़ोर हो जाता है और उसके अंदर चांसेस होते हैं कि कोई ना कोई बच्चा खेलते हुए चोट लगे तो पर्दा उखड़ जाता है। फिर जवानी के अंदर फिर ज़्यादा जो हमें खौफ होता है वो चोट लग के रेटिनल डिटैचमेंट का होता है कि आँख का पर्दा अपनी जगह से उखड़ जाता है, जिसकी वजह से नज़र ख़त्म हो जाती है और उसकी फौरी ट्रीटमेंट ज़रूरी है। मगर आजकल के हवाले से हमारे मुआशरे में आपको पता है शुगर बहुत ज़्यादा हो चुकी है
हमारे लाइफस्टाइल चेंज हो गए हैं, शुगर बढ़ गई है, और शुगर जो है वो पेशेंट को पता भी नहीं लगता उसका, और वो आँख की नज़र को खाती है और रेटिना के ऊपर उसका बहुत बुरा इफ़ेक्ट होता है। अब रेटिना भी बुरा इफ़ेक्ट होता है, फिर उसके अंदर एक स्टेज के बाद हमारे लिए ट्रीटमेंट करना भी मुमकिन नहीं रहता। फिर आखिरी चीज़, अब जैसे एक और बड़ी हमारे माशरे की अच्छी चीज़ है इन अ सेंस कि अब लाइफ स्पैन ह्यूमंस का बढ़ता जा रहा है। जो जब पाकिस्तान बना था उस वक्त लाइफ स्पैन 30 बिल्कुल ईयर्स के करीब था, अब वो 60-70 ईयर्स के करीब पहुंच गया, और वर्ल्ड ओवर ऐसी 80 के करीब पहुंच चुका है मुल्कों में। तो फिर ओल्ड एज की बीमारियां भी ज़्यादा हो गई हैं, जिसे हम एज रिलेटेड, नाम से जिस तरह ज़ाहिर है, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन कहते हैं, जिसमें आँख का दरमियानी हिस्से से नज़र आना बंद हो जाता है, साइडों से नज़र आता रहता है, दरमियान से नहीं दे सकता। तो रेटिना की बहुत बीमारियां हैं, और इस तरह हर एज के हिस्से के अंदर बीमारियां हैं, और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट है इसकी। अब अगर रेटिना की हिफाजत की बात करें जी, तो क्या क्या काम ऐसे हैं जो किसी भी इंसान को करने चाहिए अपने रेटिना की हिफाजत के लिए? बिल्कुल जी, जिस तरह मैंने ये सारा बताया, रेटिना का हिफाजत तो स्टार्ट हो गई पैदाइश से ही, कि अगर खुदा न खास्ता बच्चे के वो अर्ली प्री मैच्योर है, उसकी बर्थ हुई और उसको ऑक्सीजन ख़ास तौर पे लगी है, तो फिर हमारी कोशिश होती है कि हम बच्चे को, जब वो बच्चे 4-6 हफ्ते का हो, तो उसको बेहोश करके उसकी पुतली फैला के आँख का पर्दा चेक करें, और उसके बाद हम पर्दे को ट्रीट करें। ये तो होगी बच्चों में। बड़ों में मायोपिया यानी यंगस्टर्स में, स्कूल्स में, उसके ये है कि उन बच्चों को हम कहते हैं कि भाई आप ऐसी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स कोशिश करें ना करें, और एक दूसरे टक्कर लगे, लड़ाई झगड़ा या ऐसी स्पोर्ट्स, कुश्तियाँ करनी है, जूडो कराटे, वो ना करें। इसी तरह ही जवानी में ये है कि कोई जो मायोपिक पेशेंट हो या वल्नरेबल पेशेंट हो, उन्हें कहते हैं कि चोट नहीं लगनी चाहिए आँख पे इतनी ज़ोर से कि पर्दा ही उखड़ जाए। धूप, अक्सर हमारे एक बड़े मेरे दोस्त थे जिन्हें किसी ने कहा कि सूरज की तरफ देखने से नज़र तेज़ हो जाती है, तो वो तेज़ तो ना हुई, वो बर्न हो गए पर्दे के ऊपर। वो भी रेटिना की बीमारी, यानी इस तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए कि उसको देखें। फिर एंड पे डायबिटिक्स के लिए जब भी उन्हें डायग्नोज हो डायबिटीज़ डायग्नोज हो के फ़ौरन रेटिना पे असर नहीं पड़ता, इसको 4-5 साल लग जाते हैं डायबिटीज़ के बाद, जब रेटिना इन्वॉल्व होता है। मगर हम ये कहते हैं जैसे ही डायग्नोज हो डायबिटीज़, तो कोई पता नहीं डायबिटीज़ कब से चल रही है, पेशेंट को नहीं पता होता, तो आप उसी वक्त एक मरतबा अपनी आँख का पर्दा चेक करवा लें। हो सकता है पुरानी चल रही हो, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट हो जाएगा। उसके बाद हर 2 साल के बाद कराते रहें, और अगर उसके आँख के पर्दे में कोई खराबियाँ पैदा होनी शुरू हो गई, फिर हम उसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखते हैं, और साथ के साथ फिर उसे ट्रीट करते रहते हैं। तो आखिरी चीज़ जो ओल्ड एज के अंदर है, अगर रेटिना को डैमेज हो जाए, डिस्टर्ब होती है। जी बताइए, ओल्ड एज जी बताएं। हाँ जी, ओल्ड एज के अंदर हमारे वो भी बहुत बड़ा मसला है। जी सर, ओल्ड एज का बता दें आप। ज़माने में बुजुर्ग थे, गांव में होते थे, हाँ वो बुजुर्ग होते थे, गांव में होते थे, 60-70 साल के बाद उनका ज़्यादा काम ये होता, चले बाहर बैठ गए बच्चों के पास या जानवर को चरा लिया। अब हमारे बुजुर्ग बहुत एक्टिव हैं, वो मोबाइल भी यूज़ करते हैं, वो बुक्स भी पढ़ते हैं, वो टीवी भी देखते हैं, तो उसमें सेंट्रल विजन डिस्टर्ब होती है, इसमें पेशेंट के लिए पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो वो भी टाइम पे डायग्नोज हो, हम फिर उसके अंदर एक ग्राफ सा देते हैं कि उस एज के अंदर वो उसको देखते रहा करें, जब उन्हें शक पड़े फौरी तौर पे डॉक्टर से रब्ता करें ताकि उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की जा सके। सही है, ठीक है। अच्छा, अब अगर रेटिना डैमेज हो गया है किसी का, तो फिर उसका क्या इलाज है? क्या ये रिवर्सिबल है, किसी हद तक रिवर्सिबल है, या फिर इसका कोई इलाज नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं, इलाज कोई नहीं, इलाज तो है, मगर वो आपका सेकंड पॉइंट बड़ा वैलिड है, किसी हद तक रिवर्सिबल है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो रिवर्सिबल नहीं होती। मसलन ओल्ड एज के अंदर 2 किस्म की हैं, एक ड्राई AMD है, एक वेट AMD है। वेट AMD को तो हम उस इंजेक्शन से जो आजकल जिसके बड़ा धूम है, उससे उसे कंट्रोल कर लेते हैं, मगर ड्राई AMD हमारे बस से बाहर हो जाती है, और वो बहुत इनिशियल स्टेज पे पता लगे तो हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, बाद में नहीं। इस तरह ही डायबिटिक रेटिनोपैथी में भी इनिशियल स्टेज के ऊपर लेज़र्स के साथ
इंजेक्शन के हिसाब से कंट्रोल कर लेते हैं। उसके लेटर स्टेज पे फिर हम ऑपरेशन पे जाना पड़ता है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि पेशेंट केयर नहीं करते, उन्हें एहसास नहीं होता, या वो समझते हैं नज़र वैसे ही ख़राब है, वो इग्नोर कर देते हैं। उसमें फिर मजबूरी हो जाती है या उसमें हम बेबस हो जाते हैं कि हम रेटिना को ट्रीट कर सकें जब बहुत लेट स्टेज पे आएँ। इस तरह ही अब रेटिनल डिटैचमेंट है। अब हम जब यंग थे ज़रा तो एक बड़ा मशहूर बॉक्सर था शुगर रे लेनर्ड, तो उसकी ड्यूरिंग बॉक्सिंग रेटिना डिटैच हो गया और उसकी सर्जरी हुई और उसने अपनी दोबारा बॉक्सिंग स्टार्ट कर दी। यानी ये बड़ी, तो इसका मतलब ट्रीटमेंट इसकी है, मगर ये है कि ट्रीटमेंट आप करवाएंगे तो होगी ना, कि एहसास हो कि जी इसकी ट्रीटमेंट ज़रूरी है, आप पहुँचे डॉक्टर के पास और सही सेंटर में पहुँचे तो वहाँ पे फिर ट्रीटमेंट हो। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर आमिर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वर्ल्ड रेटिना डे पर गुफ्तगू हो रही थी। अच्छा, आज मैरी टाइम का भी आलमी दिन है, बहुत सारे आलमी दिन हैं आज, लेकिन बेसिकली हमने जो वर्ल्ड हार्ट डे किया था वो कल है, तो लेकिन कल चूँकि 12 रबीउल अव्वल का हमारा खुसूसी प्रोग्राम है तो इसीलिए आज हमने उसको कवर कर लिया। मैरी टाइम ये भी एक बड़ी अहम एक ऐसा एक डोमेन है कि जो मुल्कों की तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा करता है, और उस दिन का जो मकसद है बेसिकली समंदरों की हिफाजत और माहौलियाती जो तहफ़्फ़ुज़ है उसकी याद दहानी कराना है। और इस साल बैनुल अक़वामी कन्वेंशन मारपोल जो है उसकी भी 50वीं सालगिरह है, और इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद सईद साहब मौजूद हैं जो कि डीजी हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स, और उनसे हम गुफ्तगू करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थोड़ा सा अगर कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड अगर हमें बता दें वर्ल्ड मैरीटाइम डे का। अच्छा, वर्ल्ड मैरीटाइम डे जो है इससे थोड़ा सा पहले अगर मैं इसकी एक हिस्ट्री बता दूं तो वो ज़रा बेहतर हो जाएगा कि जैसे हम कहते हैं ना कि समंदर 70% है और 30% जो है हमारा ज़मीन का हिस्सा, खुश्की का। तो इसी से रिलेटेड फिर हमें समंदर के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की भी ज़रूरत महसूस हुई, और उसी हवाले से एक यूनाइटेड नेशंस ने एक कन्वेंशन यूएन क्लॉज 1982 कहलाता है वो बनाई, और उसके साथ साथ ये बेसिकली इसका आइडिया ये था कि सी पे जो गवर्नेंस है, जो सी पे गुड ऑर्डर मेंटेनेंस है, उसके लिए कुछ लॉज को तरतीब दिया जाए और उसमें स्टेट्स के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाए गए। तो ये 1982 में बना और उसके बाद ये पाकिस्तान ने इसको 1997 में आके इसको साइन किया। तो अभी तकरीबन 165 के करीब या इसके करीब कंट्रीज जो हैं इसको साइन कर चुके हैं। सही। तो ये इसके बैकग्राउंड के अंदर ही फिर कुछ और कन्वेंशंस हैं वो भी इसी तरीके से साइन हुई, जिनमें से एक मारपोल के नाम से भी कहलाती है, मैरीटाइम पोल्यूशन है। बेसिकली तो कन्वेंशन ये है कि इट इज़ प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन एट सी बाय शिप्स। अच्छा, तो ये इसको तकरीबन अभी 50 साल हो रहे हैं। तो इसी तरीके से इसके हवाले से इस दफ़ा का जो थीम है वो इसके हवाले से ही सिलेक्ट किया गया है, और यूनाइटेड नेशंस के जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने इसके बारे में ये अपना मैसेज भी स्पेशली दिया है, और इसका जो मोटो है कि आर कमिटमेंट गोज ऑन, ये इसके हवाले से ये दिया गया है। तो ये है उसका बैकग्राउंड जी। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये जो थीम है मारपोल एट 50 आर कमिटमेंट गोज ऑन, इसको अगर थोड़ा सा मजीद एलैबोरेट कर दें कि ये इसका बड़े क्यों चुना गया और क्या इसका इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल जी, ये बहुत अच्छा सवाल है कि असल में किसी भी कन्वेंशन के लिए पीछे एक रीज़न ज़रूर होती है कि ये कोई हादसा, कोई ऐसी चीज़ सी पे होती है जो इस चीज़ को ट्रिगर करती है या इस चीज़ की अहमियत को उजागर करती है कि इसके ऊपर कुछ लॉज एंड ऑर्डर्स बनाए जाएं। तो ये 1967 में यूके के साउथ ईस्टर्न कोस्ट पे एक SS टोरी कैनियन के नाम से एक शिप था जो वहाँ पे ग्राउंड हुआ। अच्छा, और वो चूँकि ऑयल टैंकर था तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऑयल स्पिल हुई, तकरीबन 36 मिलियन गैलन्स जो हैं वो ऑयल सी पे स्पिल और हुआ। उससे ज़ाहिर है कि कोस्टल एरिया, इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट ये बहुत ज़्यादा इससे हर्ट हुए।
तो वहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि इसके ऊपर एक स्पेशल कन्वेंशन जो है वो बनाना चाहिए। फिर इस पे काम होता रहा और आके ये मारपोल के नाम से, मेरीन पोल्यूशन बेसिकली इसको कहते हैं मारपोल। दैट मीन्स कि इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन एट सी बाय द शिप्स। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा इसी हवाले से, थोड़ा सा अगर मैं आगे लेकर जाऊँ बात को, कि इसके जो कोर प्रिंसिपल्स हैं मारपोल के, वो क्या हैं? जी, इसमें बेसिकली इसके 6 मेजर स्ट्रैंड्स हैं, जिसके अंदर के इसमें मेरीन पोल्यूशन बाय शिप्स, ऑयल के हवाले से जो पोल्यूशन हो रही है उसके कंट्रोल के हवाले से इसके ऊपर बात की जाती है। इसके अलावा इसमें जो ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि एनवायरनमेंट के अंदर लिक्विड, ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रॉब्लम कर सकती हैं सी में, उसके हवाले से बात की गई है। फिर अगर आप ऐसा कार्गो सी पे ले जाना चाहते हैं जो कि एक्सीडेंटली सी पे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर सकता है, उसके पैकेजेस के बारे में बात की गई है। इसके बाद जो सी पे शिप से सीवेज है, जो अनट्रीटेड वाटर होता है, वो अगर सी पे फेंकना है तो उसके बारे में बात की गई है। इसके अलावा आखिरी जो है वो है, इट इज़ रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन, कि जो शिप्स सी पे चलते हैं और उनमें जो सल्फ़र कंटेंट इतना ज़्यादा होता है डीजल की वजह से, तो वो जो पोल्यूशन एनवायरनमेंट में करते हैं उसके बारे में। तो बेसिक प्रिंसिपल्स तो इसके ये हैं कि ये रूल्स हैं और ये गवर्न करते हैं जो शिप्स सी पे चल रहे हैं। तकरीबन 100,000 शिप्स एट अ गिवन टाइम चल रहे होते हैं सी पे। अच्छा, अब इसकी नोटेबल जो अचीवमेंट्स हैं सर और माइलस्टोन्स, वो अगर आप हमें बता सकें कि मारपोल की क्या है? जी, इसके बारे में पहली जो बिल्कुल फ्रंट पे जो चीज़ अभी आजकल बहुत ज़्यादा डिबेट भी हो रहा है, जिसको कहते हैं नेट ज़ीरो। नेट ज़ीरो का मतलब है कि 2050 में एनवायरनमेंट के हवाले से तमाम शिप्स जो सी पे चल रहे हैं उनकी लेजिस्लेशन की गई है कि वो कार्बन पोल्यूशन सी पे नहीं करेंगे। और उस हवाले से कुछ माइलस्टोन्स बनाए गए हैं, जिसमें कि 2030 का पहला माइलस्टोन है, जिसके अंदर शिप्स को, कंट्रीज़ को ये कहा गया है जो शिप्स सी पे चला रहे हैं कि वो इसको तकरीबन 50% पे रिड्यूस करें और इसके बाद फिर 2050 तक इसको कम करें। बिकॉज़ ये जब तक कम नहीं होगा तो ओवरऑल जो हमारा प्लैनेट का एनवायरनमेंट है, जो कार्बन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रहा है, तो उसमें बेहतरी नहीं आएगी। क्योंकि जो शिप्स हैं वो वन ऑफ द बिगेस्ट पोल्यूटर ऑफ द सी हैं एंड एनवायरनमेंट एज वेल। तो दैट्स हाउ ये इस चीज़ को एक मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी एक अचीवमेंट है मारपोल की, कि उसने समंदरों के हवाले से इसमें काफ़ी कंट्रोल किया है। और दूसरी चीज़ पोल्यूशन के हवाले से है कि जो पोल्यूशन एट सी है उसमें अब हर मुल्क ने अपने अपने इदारे बना लिए हैं, कि जिस तरह के अभी पाकिस्तान में आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान में जो हमारी पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है, ये पोल्यूशन एट सी जो है ये उसके दायरे इख्तियार में आता है। ये 1983 में बनाई गई थी और अभी 1994 में इसका एक्ट बना है। तो उनके पास ये पूरा सिस्टम है और पूरा एक नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट कॉन्टीजेंसी प्लान है एट सी के लिए, जो उसको अप्लाई करते हैं और उसमें एक इंटरनेशनल एक्सरसाइज की जाती है जो बाराकूडा के नाम से है। उसमें जितने कंट्रीज़ हैं बाहर से वो भी आके पार्टिसिपेट करते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर हमारे एरिया में अगर कोई बड़ी ऑयल स्पिल हो तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, उसके डिज़ास्टर को, उसके इफ़ेक्ट। सही। अच्छा, मैं सर बिल्कुल आखिरी सवाल पर जाना चाहूँगा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है। जो हमारी पाकिस्तान नेवी है उसका क्या रोल है, वो अगर थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकें इस मारपोल के हवाले से और इसकी जो कंप्लायंस है उसके हवाले से। जी, पाकिस्तान नेवी तो चूँकि लीड इदारा है मैरीटाइम सेक्टर में, तमाम जितने भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं पहले वो ख़ुद अप्लाई करता है। सही है। आप ये देखिए कि 2018 में नेवी ने अपने जितने भी हमारे हार्बर्स हैं और हमारे जितने भी इंस्टॉलेशंस हैं, इनसे
जितने भी हमारी जो पोल्यूशंस इमिनेट होती हैं, जो वाटर है, सीवेज वाटर है, इन सब को कंट्रोल कर लिया। अभी कोई भी अनट्रीटेड वाटर जो है वो सी पे नहीं जाता नेवल इंस्टॉलेशन से। तो ये एक बहुत बड़ा इकदाम था उस वक्त एनवायरनमेंट के हवाले से। इसी तरीके से जो शिप्स हैं उनके अंदर भी इन तमाम रेगुलेशंस को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। कोई भी शिप हार्बर के अंदर कोई भी ऐसा पोल्यूटेंट सी पे नहीं फेंकता, और अगर ऐसी कोई छोटी मोटी नज़र में चीज़ आती है तो उसके बड़े हैवी फाइन्स होते हैं और उसके पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है। तो ये तो पहली बात है कि नेवी अपने तौर पे कैसे करती है। दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है उसको बेसिकली तो नेवी ऑपरेट करती है। एट द बैक ऑफ एंड नेवी ने अपने चूँकि सारे सिलसिले हैं वो करती है, सपोर्ट भी उसको नेवी करती है। तो अगरचे वो एक इंडिपेंडेंट इदारे के तौर पे काम करते हैं और वो सी पे उसका एक अपना रोल है। तो नेवी के जो मारपोल के हवाले से जितनी कन्वेंशंस हैं उन कन्वेंशंस की एप्लीकेशन के ऊपर नेवी हेल्प आउट करती है पीएमएसए को भी, क्योंकि जो अगर जहाँ पे डीप सी में ये तमाम चीज़ें हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन होना है तो वो वहाँ तक जहाँ तक उनकी पहुँच नहीं है तो पाकिस्तान नेवी के शिप्स, एयरक्राफ्ट्स और ये सारे इदारे जो हमारे हैं ये उसको। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही है जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर, आपने वक्त निकाला और मैरीटाइम अफेयर्स और मारपोल का किरदार जो है वो बेसिकली हमें समझाया। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।